ऑल राइट, क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षत शर्मा, देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की क्लास बेहद ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 4। आज से हम कर रहे हैं भैया सीबीएसई बोर्ड की शुरुआत, और चैप्टर नंबर 4 मैं चाहूँगा आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्टिव रहें और नोट्स बनाते रहें। और अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं, आई वुड से कि आप अपने नोट्स के साथ टैली करते रहें, हमारी बातों को सुनो, ध्यान से परखो, सिर्फ सुनो सुनो नहीं समझो भी। यू हैव टू बिकम एन एक्टिव लिसनर एज वेल। ठीक है, चलो शुरू करें। जय माता दी, लेट्स डू इट नाउ। आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? डिसऑर्डर्स, ऐसी चीज जिसके अंदर कोई विपदा आ रही है। मेंटल डिजीज कह सकते हो आप इसे, बेसिकली साइकोलॉजिकल डिजीज कह सकते हो। बट वाई इज इट कॉल्ड एज अ डिजीज? इट इज कॉल्ड एज अ डिसऑर्डर बिकॉज भैया डिजीज के अंदर आपका बायोलॉजिकल दिक्कत होती है, समझ रहे हो? आपकी एक बॉडी का ऑर्गन है जिसमें दिक्कत आ जाती है। दैट इज वाई अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपने सुना हो डिमेंशिया इज अ साइकोलॉजिकल थिंग, राइट? बट एक एल्जाइमर्स नाम की बीमारी होती है। एल्जाइमर्स इज अ डिजीज, एल्जाइमर्स, मर्स जाइमर्स आई गेस ये होती है स्पेलिंग। तो इट्स अ डिजीज क्योंकि इसके अंदर बायोलॉजिकल दिक्कत बहुत हाई है। इवन दो ऑल द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डू हैव एक साइड बाय साइड उनका हो सकता है बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो, बट डिजीज जो है दैट इज कंप्लीटली मेडिकल साइंस के लिए। डिसऑर्डर्स जो है वो हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। कौन लोग ट्रीट करते हैं भैया? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दो प्रकार के लोग ट्रीट करते हैं जो कि दोनों साइकोलॉजी की फील्ड में काम करते हैं। हु आर दे? एक होते हैं हमारे साइकियाट्रिस्ट्स, साइकियाट्रिस्ट्स, एंड दूसरे कौन होते हैं? हमारे जैसे साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट का डिफरेंस क्या है वो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, सबको पता ही होगा। साइकियाट्रिस्ट बंदा एमबीबीएस के बाद बनता है, जब एमबीबीएस के बाद अपनी एमडी करते हो। वाइल साइकोलॉजिस्ट कब बनते हैं? जब आप अपनी बीए एमए इन साइकोलॉजी करते हो, उसके बाद एमफिल इन साइकोलॉजी करोगे तो क्लिनिकल बन जाओगे। सो इससे हम साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। हम सबका काम क्या है? ट्रीटमेंट करना। वो दवाइयों से करते हैं और हम थेरेपी से करते हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू नो। अब सवाल उठा, भाई साहब अब हमें तो जीवन में बहुत दिक्कतें होती हैं, हम सभी को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो क्या हर बंदे को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? जैसे सपोज मेरे साथ हुआ, मैं सडनली रात को उठा बुरे सपने से और मैं रोने लग गया और मैं 2-3 दिन तक उदास हूँ। तो क्या आप कहोगे कि मेरे को डिप्रेशन है? अरे क्या मेरे को डिप्रेशन है? ये चीज़ सोचना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। क्या हर बंद अब ऐसे माइनर से माइनर इनकन्वीनियंस पे हम रोते हैं, कई बार हम पागलों की तरह हंसते भी हैं। डज दैट मीन मेरे को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? क्या मेरे को मेनियाक एपिसोड आ रहा है? सो ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना उनको हम मेजर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 4 Ds। किसी भी चीज़ को मैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सिर्फ तभी कहूंगा जब उसके अंदर वो 4 D होंगे। अब वो 4 D क्या है वो अभी बताता हूँ। ये एकदम वैसे ही है जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट डज अ शर्ट, व्हाट इज अ शर्ट। अब ये शर्ट क्या होती है? जो आप अपनी अपर बॉडी पे पहनते हो, है ना, उसके अंदर बटन्स लगाते हो और उसको पहन के आप बाहर जाते हो, वो आपको ठंड से बचाता है, दैट इज अ शर्ट। कोई चीज़ जिसमें बटन नहीं है दैट इज अ टी शर्ट। कोई चीज़ आप ऊपर नहीं पहन रहे नीचे पहन रहे हो दैट इज अ लोअर, राइट? दैट इज हाउ वी डिफरेंशिएट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फ्रॉम नॉर्मल इनकन्वीनियंस ऑफ लाइफ। तो कोई भी चीज़ जिसके अंदर 4 D हैं, कोई भी इवेंट ऑफ लाइफ या एनी स्टेट जिसे कहते हैं, मनुष्य के जीवन की स्टेट जैसे वो इस समय है, इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ओनली व्हेन इट हैज दीज 4 Ds। कौन से 4 Ds होते हैं भैया? डिवायंस, डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस एंड डेंजर। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ? डेंजर, डिवायंस, डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस, ऐसे याद रखता हूँ क्योंकि डेंजर शुरू करने में ईजी रहता है। क्या मतलब है इसका? सबसे पहली चीज, मैं एक स्टेट में हूँ, मैं एक स्टेट में हूँ सपोज, ठीक है जी, और मैं बहुत ज़्यादा, मैं 2-3 दिन से पागलों की तरह हंसे जा रहा हूँ, हंसे जा रहा हूँ पागलों की तरह। अब मैं पागलों की तरह बोल रहा हूँ, देखो दैट इज़ अ वेरी बैड शब्द, बट आप एक चीज़ देखो, हमारी लिंगो, हमारी लिंग्विस्टिक्स के अंदर ये शब्द ऐसे घुस चुके हैं, ठीक है जी। नाउ पीपल थिंक आई एम वियर्ड बिकॉज आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी एट द एज ऑफ 14। ये ग्रेस्ट नो, यू आर नॉट एट ऑल पागल एंड यू आर नॉट एट ऑल वियर्ड एज वेल। लोगों को अभी इतनी नॉलेज ही नहीं है। You talk about it, that's absolutely great and I love you for that, keep on doing it। and हमारे देश को बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो साइकोलॉजिकली अवेयर हो एंड सेंसिटिव हो। नाउ डिवाइंस की बात करते हैं।
डेवायंस, डेवायंस का मतलब होता है ये जो नॉर्मल ट्रैक है, आप अपनी गाड़ी चला रहे थे सड़क पे और मैं तो निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, मैं उत्थे गड्डी छोड़ आया, भैया आपको जाना था सीधे और आप अपनी गड्डी यहाँ पे छोड़ा है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड इज कि आपका डिवाइंस ऑफ योर रास्ता हो गया, मेरे को जाना तो यहाँ था, नॉर्मली तो मैं NH4 पे चल रहा था, मैं उत्थे गड्डी छोड़ाया, बट अब ये जो उत्थे गड्डी छोड़ा है दैट इज डिवाइंस, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस विद दीज पीपल। नॉर्मल से हटके कोई चीज अगर है तो वो डिवाइंट होती है। फ्रॉम डिवाइंट मतलब अलग, अलग जा रहा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग विच इज एक्सट्रीम, कोई अनयूजुअल चीज है, कोई बिजार चीज है, जैसे एक बंदा स्टंट मार रहा है बाइक के 5th फ्लोर के ऊपर, छत के ऊपर से अपनी बाइक कुदा रहा है, दैट इज समथिंग एक्सट्रीम अनयूजुअल एंड बिजार, है ना। तो वो डिवाइंस का क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है भैया, हो सकता है उस बंदे को सही में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, बट आगे देखते हैं कि उससे क्या होता है। तो पहली चीज एक्सट्रीमली अनयूजुअल हो, बिजार हो, और डिवाइंस का एक और चीज है, या तो ये कोई अजीबोगरीब चीज है या फिर सिंपल सी बात है सोशल नॉर्म से हटके हो। ये है समझने लायक चीज, सोशल नॉर्म से हटके हो, यानी जो हमारी सोसाइटी के रूल्स हैं, अनसेड रूल्स हैं, अगर उनसे वो चीज खिलाफ जाती है तो भी क्या हो जाता है भैया, उसको हम डिवाइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गे, फॉर एग्जाम्पल लेस्बियंस, ये क्या है भैया, ये वो लोग हैं जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ जाते हैं। ये लोग हैं जो उस नॉर्म के खिलाफ जाते हैं कि अ गाय शुड ऑलवेज बी विद अ गर्ल एंड अ गर्ल शुड ऑलवेज बी विद अ गाय, ये उसके खिलाफ जाते हैं। दे टॉक अबाउट आई कैन लव एनीवन, so that is something away from normal, that is something away from the social norms, that is what makes them deviant also। तो अगर कोई होमोफोबिक इंसान है तो वो तो कहेगा जी इन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि ये तो डिवाइंट फ्रॉम द सोसाइटी है। और ये होता था, लोग इन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर घोषित भी कर देते थे, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने क्या बोला, हमारे साइकोलॉजिस्ट ने बोला अरे भाई साहब रुको, सिर्फ डिवाइंट होने का मतलब नहीं है कि किसी बंदे को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, क्योंकि ये तो वही बात हो गई, मैं अंधों के बीच में काना राजा, है ना। अब क्या अंधों के बीच में जो काना राजा है वो इवन तो डिवाइंट है, बट क्या वो गलत है, क्या उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? नॉट एट ऑल। दूसरी चीज, मैं अभी बात करते हैं वो बंदे की जो धूम मचाले कर रहा है सड़क के अपनी छत के ऊपर, ठीक है। नाउ डिवाइंस है जी, है डेंजर, क्या उसे डेंजर है जी? डेंजर भी है। अरे बाप रे भाई, अब तो मेरे को लग रहा है उसे सही में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कैसे डेंजर? टू द पर्सन, क्या बाइक उड़ा के 5th मंजिल पे चलाने से उसको एक डेंजर होता है उसके लिए? एग्जैक्टली होता है। क्या अदर्स के लिए उसके लिए डेंजर होता है? जी अवश्य होता है। ऊपर से नीचे गिर गया कोई बंदा, नीचे फल सब्जी लेते हुए जा रहा होगा, उसकी तो बैंड बज जानी है कि नहीं? तो बंदा इज posing danger to the society as well as to himself or herself. This is the second criteria which matches, and this is the criteria which these gays and lesbians do not fulfill. क्या किसी के लेस्बियन होने से, क्या किसी के गे होने से उसको कोई खतरा होता है? हाँ वो बात अलग है कि ये सोशली लोग मार वार देते हैं, बट मैं वैसे बता रहा हूँ, क्या किसी के एक सेम सेक्स के इंसान को प्यार करने से कोई खतरा है उसके जीवन के लिए? क्या वो मर जाएगा ऐसे में? लोग मारना इज डिफरेंट थिंग, बट क्या वो ऐसे ही मर जाएगा? जी नहीं, उस एक्ट की वजह से तो बिल्कुल नहीं मरेगा। टू अदर्स, क्या उसके गे होने की वजह से दुनिया को कोई खतरा है? जी बिल्कुल वो भी नहीं है। तो दिस इज वेयर LGBTQ जो हमारा है वो नहीं आता है। दैट इज वाई इट इज नॉट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। भैया हम नहीं कह सकते ये लोग मानसिक रूप से बीमार है, ये चीज आप जरूर समझो। हाय सुभांशु जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। नाउ आगे चलते हैं। तो डिवाइंस के बाद डेंजर अपने लिए या दुनिया के लिए, उसके बाद आती है डिस्ट्रेस। ये देखो जी, ये डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? परेशानी, मोर देन नॉर्मल स्ट्रेस, उन्हें चिंता चढ़ जाना, अरे यार ओहो हो। स्ट्रेस फॉर द पर्सन, स्ट्रेस टू द पीयर्स एंड फैमिली। अरे भाई ये तो दोनों केस में है। वो जो बच्चा धूम मचाले कर रहा था अपनी सड़क के ऊपर, अगर आपको याद हो, उसने क्या किया छत के ऊपर, भैया डिस्ट्रेस उसको है जी, उसको तो नहीं है, उसको तो मजा आ रहा है, लेकिन उसके मम्मी पापा को, उसके दोस्तों को बड़ा डर लगता है। सिमिलरली व्हेन अ पर्सन इज फ्रॉम अ LGBT कम्युनिटी, इवन दो उस बंदे को हो सकता है उसको भी स्ट्रेस हो, जब उसको नया नया पता चला कि यार आई लाइक द सेम सेक्स इंसान, तो उसके लिए डिस्ट्रेस हो सकता है। इवन घर वालों के लिए डिस्ट्रेस हो सकता है। तो डिस्ट्रेस इज अनदर थिंग जो इजीली पहचानी जाती है, बट दैट डज नॉट मीन कि उस बंदे के जीवन में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो डिस्ट्रेस मतलब चिंता, परेशानी उस चीज की वजह से। तो वो धूम मचाले वाले बच्चे के लिए उसके जीवन में इवन ना हो, लेकिन आसपास के लिए अंदर हो सकती है। भाई साहब लड़के ने 3 क्राइटेरियाज मैच कर लिए, अगर चौथा भी होगा ना तो मैं कह दूंगा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और जो ये चौथा है
वही सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, दैट इज डिसफंक्शन। दैट इज डिसफंक्शन। भैया डिसफंक्शन का मतलब क्या है कि ये जो एक्टिविटी वो मनुष्य कर रहा है, ये जो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, इट इंटरफेयर्स विद द पर्सन्स एबिलिटी टू डू डेली लाइफ एक्टिविटीज इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। अरे वाह, इसका मतलब क्या है, अपनी बाइक ऊपर चलाने, छत पे चलाने की वजह से क्या उसको जीवन में नॉर्मल डे टू डे काम करने में दिक्कत आ रही है? क्या ऐसा है? नहीं। हाँ मैं बताता हूँ रोहित जी। हे आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है अबाउट क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। वेल आपको पता है CUET यूजी का एग्जाम 8 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। दोज आर दी एग्जाम जिनको आपको क्रैक करना जरूरी है टू गेट अ ग्रेट कॉलेज फॉर साइकोलॉजी। वेल साइकोलॉजी डोमेन की दी बेस्ट क्लासेस आर बैक अगेन। 1 मंथ क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of April इज फ्रॉम साइकोप्रोडिजी। हमारे पिछले सालों में इतने सारे टॉपर्स रह चुके हैं इन CUET एंड यू कैन बी वन एज वेल विद माई 1-to-1 गाइडेंस। आप हमारा अमेजिंग क्रैश कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक यहाँ पे फॉर ऑल द डिटेल्स। क्या ऐसा है? मेरे को बताओ आप लोग, बताओ क्या उसके सड़क बाइक से 5th फ्लोर पे चलाने से वो ब्रश नहीं कर पाता, वो पढ़ाई नहीं कर पाता? हाँ ये बात अलग है, वो पढ़ाई में नालायक हो, कुछ भी हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट उस एक्ट की वजह से क्या उसे खाना खाने में दिक्कत हो रही है? क्या उसको नॉर्मल चलने में दिक्कत हो रही है? क्या उसको ब्रश करने में, क्या उसे पढ़ाई करने में, क्या उसे फोन चलाने में, क्या किसी से बात करने में दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही। सिमिलरली व्हेन अ पर्सन फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी, क्या उसको कोई दिक्कत होती है? क्या वो ब्रश नहीं कर पाता सुबह अपना दिन में? कर पाता है। दैट इज वाई दिस क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड हेयर। दिस क्राइटेरिया इज not fulfilled and that is why these two cases are not psychological disorders। तो इवन तो उनमें डिवाइंस है। नॉर्मल इंसान अपनी छत पे बाइक नहीं चलाता, वो बंदा चला रहा है, उसको खुद को डिस्ट्रेस तो नहीं है लेकिन मम्मी पापा को डिस्ट्रेस है, ये भी क्राइटेरिया हो गया। डेंजर उसके लिए भी है, उसके घर वालों के लिए भी है, लेकिन उसकी वजह से डिस्फंक्शन नहीं है उसके जीवन में। हाँ मम्मी पापा मार रहे हैं, उससे कोई बात नहीं कर रहा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट क्या वो अंदर से वो काम, कोई भी उसकी एबिलिटी टू डू डेली लाइफ एक्टिविटीज चली जा रही है? नहीं जा रही। वहीं अगर हम बात करते हैं अ चाइल्ड विद ADHD, अ चाइल्ड विद ADHD, पहली बात तो ADHD की फॉर्म क्या होती है? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सबको पता ही होगी अभी तक तो। क्या वो डिवाइंट है? जी हाँ। वो बच्चा नॉर्मली क्लास में भागते रहता है इधर से उधर, नॉर्मल बच्चे नहीं भाग रहे। डेंजर भैया, आपको पता है ADHD वाले बच्चे कई बार ऐसी एक्टिविटीज में लग जाते हैं कि उनके लिए खुद के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है। कई बार वो थिंक बिफोर एक्ट नहीं कर पाते। डिस्ट्रेस उनके लिए है, उनके पेरेंट्स के लिए है। आखिर में इस वजह से उनका डिसफंक्शन भी तो होता है जीवन में। ना बच्चा ढंग से पढ़ पा रहा, ना वो सोशली कम्युनिकेट ढंग से कर पा रहा, ना वो अपनी लाइफ को उस तरीके से जी पा रहा जैसे उसके उम्र के बाकी बच्चे जीते हैं। एंड दिस इज वेयर फोर्थ criteria is also matched, hence ADHD is considered as a psychological disorder। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहलाता है हमारा ये ADHD भी। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई हो, क्योंकि दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया जिसकी वजह से आप किसी चीज़ को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहोगे या नहीं कहोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। चलो एक एक करके अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। डरना नहीं है कि जल्दी कर रहे हैं धीरे कर रहे हैं। चलो ये बताओ, बाय द वे दिस इज अ PDF ऑफ आवर ओन बुक। ये PDF आपको नहीं मिल सकता, लेकिन आप बुक हमारी खरीद सकते हो, अवेलेबल ऑन Amazon। साइकोलॉजी स्टडी मटेरियल स्टिल अवेलेबल। 50 रुपीज़ का कूपन भी है, 599 की है, 550 की पड़ जाएगी सिर्फ अभी के लिए। उसके बाद ये कूपन खत्म हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। चलो नाउ अब आपको मैं बताता हूँ। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ADHD ले लिया, स्किज़ोफ्रेनिया। जी भैया स्किज़ोफ्रेनिया तो होता ही है, ये तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। वहीं एक बंदा जो सपोज पुअर इन एकेडमिक्स, क्या ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? जी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इवन तो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं, बाकी सारा जीवन तो बढ़िया चल रहा है ना, कोई उसकी वजह से डेंजर है। क्या कम नंबर लाने से कोई डेंजर होता है दुनिया सोसाइटी को? अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोगों का हो जाता है ना भैया। तो दैट इज अगेन, तो स्किज़ोफ्रेनिया, पुअर इन एकेडमिक्स, 2-4 आप भी बताना मेरे को, ठीक है? कमेंट भैया एक टेंशन है, तो भैया बताओ, आप अपने मैसेज करते रहो, बाकी हम क्लास पढ़ते रहेंगे। चलो आगे चले, लेट्स डू इट। अच्छा, एबनॉर्मल बिहेवियर की थोड़ी सी डेफिनेशन बता रखी है इन्होंने। व्हाट इज कॉल्ड एज एन एबनॉर्मल बिहेवियर? तो 2 प्रकार का होता है।
पहला बिहेवियर जो कि मैल अडाप्टिव हो, मैल अडाप्टिव, मैल मतलब गलत, अडाप्टिव मतलब जीवन जीने का सही तरीके से कोई चीज को अडाप्ट कर पाना, दैट इज ऐसा कोई कार्य जो इंसान की वेलबींग, उसका अच्छे तरीके से जिंदा रहना खराब करे, दैट इज एबनॉर्मल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अपना सर दीवार पे मारे जा रहा है, क्या वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर है? जी अवश्य है। क्यों है? क्योंकि भैया सर पे चोट लग रही है, उसके खून आ रहा है उसके सर से। दूसरी चीज वही हम बात करते हैं नॉर्मल बिहेवियर में, बिहेवियर विद डेविएशन फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स। बे सोसाइटी के नॉर्म से वो चीज अलग है, एंड इफ दैट थिंग इज अवे फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स, अगेन दैट विल ऑल्सो बी एक क्या होगी भैया? एबनॉर्मल बिहेवियर होगा, क्योंकि लोगों के लिए ये कुछ अलग है, एब नॉर्मल है, एब नॉट नॉर्मल मतलब नॉर्मल, तो समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल। तो नॉट नॉर्मल में क्या होगा? पहली चीज जो कि लोगों को लगता है नॉट नॉर्मल है, दैट इज डेवायंट है। दूसरी बात कि वो चीज उस बंदे के लिए ही मैल अडाप्टिव है, मतलब वो बंदे के जीवन को वो खराब कर रही है वो चीज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है जी, हाँ, तो शुभांशु जी कह रहे हैं भैया मेरी मैम साइकोलॉजी के उनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो हम लोगों ने टर्म 2 के चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़े पाए, प्लीज़ हेल्प भैया। तो भैया तुम्हारी हेल्प कर ही रहे हैं यहाँ पे। ये है वन शॉट सीरीज़। अगर आपको वन शॉट के अंदर भी लगता है कि मैं कुछ खो रहा हूँ, जो कि हो सकता है कि आपको ढंग से नहीं आता, तो यू गाइज हैव टाइम, हमारा एक फुल वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप हमारा फुल वीडियो कोर्स ले सकते हो फॉर टर्म 2, और उन सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हो। दैट विल टेक मच मोर टाइम बट दैट विल बी मच मोर डीपर। हावेवर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ पाए ढंग से तो यहाँ पढ़ लो। ठीक है शुभांशु जी। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा आप सभी को कि कृपया करके साइकोलॉजी स्टडी मटेरियल तो ले ही लो यार। साइकोलॉजी स्टडी मटेरियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। कहाँ है भैया ये साइकोलॉजिकल स्टडी मटेरियल? तीसरी बार बता रहा हूँ, फिर देख लो, ये रहा साइकोलॉजी स्टडी मटेरियल, और ये है हमारी दूसरी बुक। कृपया करके ले लो, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। लिटरली देर आर सो मेनी टीचर्स जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला है कि सर आप अपनी बुक भिजवा दो मेरे को, आपकी बुक काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, मेरे बच्चों ने बताई थी। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। एमिटी स्कूल के अंदर है, देन वी हैव सम इन आई गेस हरियाणा के कुछ स्कूल्स के अंदर भी गई है, दिल्ली के कई, दिल्ली में एक है मयूर विहार में कोई स्कूल है उसके अंदर भी गई है। तो देर आर वेरियस स्कूल के टीचर्स जो है वो पर्सनली टॉक टू मी कि सर आप आपकी बुक अच्छी है, आप इसको प्लीज़ हमको सब वो बताओ कि कैसे लेनी है। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स। चलो नेक्स्ट इज ये वाली चीज़ भैया, दैट इज स्टिग्मा। अरे भैया स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा मतलब होता है ऐसी आपकी गलत सोच। स्टिग्मा क्या होता है कि ये चीज़ हो, द हो फैक्टर, द छी फैक्टर, कि हाय राम कैसे गलत चीज़ है ये। तो ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनके खिलाफ ना बड़ा स्टिग्मा सा बना हुआ है हमारी सोसाइटी में। आपको पता ही है कि ये लोग तो पागल होते हैं, है ना, ये लोग तो, इनके अंदर तो भूत है। आपको पता है इनके अंदर से भूत निकालने की बहुत कोशिश होती है, ये लोग तो पागल है। अरे क्या ट्रीटमेंट कराएगा इसको? सिंपल सी बात है, बोर्डिंग स्कूल भेज दे, अपने आप बच्चा तेरा ठीक हो जाएगा। ये सब स्टिग्मास होते हैं हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जेन्युइनली बहुत ज़्यादा है। आप इनके खिलाफ क्या करोगे? ये एक 2 से 4 मार्कर के बीच का क्वेश्चन मज़े से आ सकता है। आप स्टिग्मा इंडिया के अंदर से कैसे हटाओगे? और ये स्टिग्मा हटाने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, साइको प्रोडिजी भी कर रही है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है दुनिया में? अगर आपको कोई चेंज लाना है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन वर्ल्ड, सबसे पहले तो आप दुनिया को एडुकेट करो। सबसे पहले आप लोगों को एजुकेशन दो। क्या भैया? एजुकेशन दो कि भैया ये जो आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, भूत प्रेत हर बंदे में नहीं होता है। दूसरी बात, आप सोशल अवेयरनेस लाओ। सोशल अवेयरनेस कैसे लाओगे आप? अरे भैया आप लोगों को जागरूक करोगे, जिसके घर में दिक्कत है आप उसके पास पर्सनली जाओगे, उसे समझाओगे आप एक बार ये ट्रीटमेंट भी तो लेके देखो। तीसरी बात, आप साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड को या साइकोलॉजिकल मैं आपसे कहूँ थेरेपीज को मच मोर एक्सेसिबल बनाओ। एक्सेसिबल मतलब हर गांव शहर के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट हो, और दूसरी बात वो इतना महंगा ना हो कि सिर्फ अमीर लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, समझ रहे हो? तो मच मोर एक्सेसिबल बनाओ, सोशल अवेयरनेस फैलाओ, एजुकेशन करो लोगों की। और क्या कर सकते हो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है? तो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेते हो तो टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी इसका क्वेश्चन आएगा ही। अच्छा, आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बताना है, ठीक है? सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट टेस्ट सीरीज़ थोड़ी देर बाद। आगे चलते हैं।
लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। पिछले सालों में, कई 100 सालों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कैसे कैसे इस दुनिया ने देखा। दैट इज वॉट इज द कहानी ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सबसे पहला इज द सुपर नेचुरल अप्रोच। बड़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है जी। क्या बोला गया सुपर नेचुरल अप्रोच के अंदर? ये कहा गया, ठीक है जी, हाँ, इतिक्षी ने बोला मेंटल हेल्थ प्रोविजंस आर वेरी एक्सपेंसिव एंड इनएक्सेसिबल फॉर अ ह्यूज सेक्टर ऑफ आवर सोसाइटी इवन टुडे। भैया आप क्लास के एंड में इस चैप्टर के मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक्स के बारे में बता दीजिएगा प्लीज़। भैया ये तो पूरा टॉपिक ही, पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, उल्टा इन 4 चैप्टर्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो नहीं आएगा। इसलिए डोंट ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट्स। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, इट्स नॉट दैट हार्ड ऑफ अ डील यार, सब हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अगर आप नोट्स यूज़ करोगे, आप हमारी बुक यूज़ करोगे, हमारी क्लासेस देखोगे, मज़े से हो जाएगा। मोस्ट वैल्यूएबल क्या ही है, सारा ही चैप्टर ही है। स्टिल अगर आपको जानना है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ जी, चलो कौन कौन है यार इस समय लाइव? काश मैं तुम लोग के नाम भी देख पाता, बट दैट्स फाइन, चलो कोई नहीं। आगे बढ़ते, आगे बढ़ेंगे, चलो। अब हम बात करते हैं सुपर नेचुरल अप्रोच। ये है सुपर नेचुरल, नेचुरल से ऊपर, नेचर से ऊपर, इंसानों से ऊपर कौन रहता है? भगवान या फिर भूत। तो अगर आज हम भूतों की बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या होते हैं भूत। जी हाँ, उस समय लोगों के अंदर सोचा जाता था कि ये जो लोग, जिनको मेनियाक एपिसोड पढ़ रहा है, सपोज वो पागल हो रहा है, उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, उसको अलग अलग सीजर्स पड़ रहे होने लग रहा है, इसके अंदर तो भूत आ गया जी। हो क्या रहा था? उस बेचारे को मेनियाक एपिसोड आ रहा है, उस इंसान को हो सकता है हलूसिनेशन हो रही है, उन्हें लग रहा है इसके अंदर भूत है, तभी इसको ये आदमी आदमी दिख रहा है। तो क्या करते थे भैया? वो दे सॉट डिवाइन बिहेवियर्स एज ड्यू टू सुपर नेचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस। सुपर नेचुरल चीज़ों की वजह से, भूत प्रेतों की वजह से और एक काले जादू की वजह से लोगों के ऊपर ये अजीबो गरीब हरकतें हो रही थी, है ना। दैट इज वॉट दे थॉट। एंड वो यूज़ करते थे एक्सॉर्सिज्म का। एक्सॉर्सिज्म का मतलब क्या होता है? भूत निकालने का तरीका, किसी के अंदर से भूत निकाला जाए। मैं इतनी हॉरर मूवीज देखता हूँ कि मेरे को पता है कि पूरा एक्सॉर्सिज्म होता कैसे है ना। दैट इज रिमूविंग द इविल स्पिरिट बाय काउंटर मैजिक एंड प्रेयर्स। आपने 1920 अगर देखी हो, उसके अंदर ऐसे भूत जारी होती है, वो पैर पकड़ के पूरी हनुमान चालीसा गा देता है और भूत गायब हो जाती है। एकदम कतई, एकदम वैसा सही कॉन्सेप्ट है एक्सॉर्सिज्म का। आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, क्या भूत सही में होते हैं? व्हाट डू यू थिंक? यू गाइज माइट बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। आपको क्या लगता है, क्या ये सही में भूत होते हैं? मेरे को क्या लगता है मैं तब बताऊंगा जब आप लोग बताओगे। व्हाट डू यू गाइज थिंक? क्या भूत होते हैं, क्या नहीं होते? अगर होते नहीं हैं तो क्यों नहीं होते? इतनी सारी चीज़ें हैं। नोप। अच्छा जी, इतिक्षी कह रहे हैं कि नहीं होते। चलो इसको, डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, आगे चलते हैं। दूसरी आती है बायोलॉजिकल स्लैश ऑर्गेनिक अप्रोच। अरे भैया सिंपल सी बात है, जो भी तुम्हारे को डिवाइन बिहेवियर आ रहा है उसके पीछे कोई बायोलॉजिकल दिक्कत हो सकती है। कैसे भैया? मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, सपोज मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, इसका मतलब क्या है भैया? मेरे से हो सकता है सर दर्द हो, है ना, हो सकता है मेरे को कुछ और दिक्कत हो, बायोलॉजिकल कोई दिक्कत हो। सो दैट इज व्हाट दे सेड कि बायोलॉजिकल दिक्कत होती है, स्ट्रेंज बिहेवियर्स ड्यू टू बॉडी एंड माइंड नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है जी। नितिक्षी इज वेरी वेरी इनटू दिस, बहुत बढ़िया। चलो, तो स्ट्रेंज बिहेवियर इज ड्यू टू बॉडी एंड माइंड नॉट वर्किंग। भैया आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा और आपकी बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही। फॉर मेनी डिसऑर्डर्स बायोलॉजी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। दैट इज वेरी ट्रू। कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर बायोलॉजी फैक्टर होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं आईक्यू, आपको पता होगा कि कई सारे बायोलॉजिकली दिक्कतों के अंदर लोगों की आईक्यू दिक्कत कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम, इसको FAD या FAS कहते हैं, फीटल अल्कोहलिक। अगर बच्चे की माँ अल्कोहल पी लेती है जब वो गर्भवती है, तब बच्चे के अंदर फीटल अल्कोहलिक डिसऑर्डर या फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, बच्चा जो है उसके मुंह आपको थोड़ा अजीब सा दिखेगा और उनकी IQ भी बहुत पुअर होती है, पुअर जजमेंट होती है। वो बच्चा बेचारा बेकार हो जाता है जस्ट बिकॉज उसकी मम्मी ने अल्कोहल पी लिया। तो रेकमेंड करते हैं साइकोलॉजिकली कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो अपनी प्रेगनेंसी से 1 साल पहले और उसके 1 साल बाद तक वो अल्कोहल को छुए भी नहीं। सिमिलरली स्मोकिंग, आपको पता है पैसिव स्मोकिंग का भी इफेक्ट होता है। अ चाइल्ड जिसका पिता स्मोक कर रहा है और उसकी मम्मी वहीं बैठी है, इवन तो वो स्मोक नहीं कर रही, तब भी चाइल्ड के मेंटल बिहेवियर्स के ऊपर एज वेल एज उसकी मेंटल एबिलिटीज के ऊपर भारी इफेक्ट पड़ता है। दैट इज अ वेरी ट्रू थिंग।
तो साइकोलॉजी हमें ये सब समझाते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। ऐसा नहीं है सिर्फ माइंड माइंड चल रहा है, बॉडी भी काम करती है कई बार इन चीज़ों के अंदर। साइकोलॉजिकल अप्रोच, प्रॉब्लम ड्यू टू डेफिशिएंसी इन द वे द पर्सन थिंक्स फील्स और परसीव्स द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, कमी है भैया, डेफिशिएंसी है उस बंदे की इस दुनिया को समझने में। कैसे भैया? सपोज कोई बंदा है जिसको हेलुसिनेशन हो रही है, तो उसकी डेफिनेशन, उसकी डेफिशिएंसी, उसकी कमी आ रही है इस दुनिया को ढंग से परसीव करने में। उसको ये समझ नहीं आ रहा क्या सही है, क्या गलत है, क्या असली है, क्या नकली है। समझ रहे हो? तो उसके जीवन में एक दिक्कत है, देयर इज अ डेफिशिएंसी इन व्हाट ही इज परसीविंग, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत छोटा छोटा है, जल्दी जल्दी करेंगे। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया, ये तो इंसानों की बात है। ऑर्गन, जहाँ पे भी आपको ऑर्गेनिज्म का नाम समझ आए तो समझ लेना भैया यहाँ पे ऐसी कोई बात होने वाली है। थोड़ा सा रुको। या ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच व्यू डिस्टर्ब्ड बिहेवियर एज अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीजन। इंसानों की बात है, इंसान के इमोशन और उसके जीवन में जो वो रीजन दे रहा है चीज़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को किसी ने कहा ये पकड़ बंदूक और अपने दोस्त को मारा, भैया मैं पागल हो जाऊंगा अगले उसको मारने के बाद। क्यों? मेरे को पीटीएसडी होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे इमोशंस और मेरा रीजन टू डू समथिंग आर नॉट मैचिंग, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इट। मेरा इमोशन कह रहा है कि मेरा दोस्त है यार, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, वही मेरा रीजन कह रहा है अगर मैंने ऐसे नहीं मारा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। दैट इज वॉट हैपन्स। और ये एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट इज अ साइकोलॉजिकल दिक्कत विच हैपन्स, राइट। तो ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच कहती है भैया डिस्टर्ब्ड बिहेवियर, बंदे का खराब बिहेवियर इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसके इमोशन और रीजन के बीच में हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। दूसरी चीज, गेलन साहब की बात आई। अरे गेलन बहुत बढ़िया इंसान थे। एलाबोरेटेड ऑन द रोल ऑफ 4 ह्यूमर्स, 4 ह्यूमर्स जैसे ही हमारे ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर अ टेम्परामेंट। एकदम वैसी बात है जैसे हिप्पोक्रेटिस की बात थी। गेलन साहब ने हमें एक चीज़ बड़ी अच्छी दी थी, नेचर वर्सेस नर्चर। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी जो है दैट वाज गिवन बाय, हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट गिवन बाय गेलन ओनली। तो गेलन ने बड़ा अच्छा काम किया। एक्चुअली दैट वाजंट गेलन, सॉरी दैट वाज आई गेस गॉल्टन। गॉल्टन था वो या गेलन था, मेरे को एक बार चेक करके बताओ। ठीक है, हु फर्स्ट गेव दिस थ्योरी, दिस हाइपोथेसिस। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। साइकोलॉजी के बारे में सबसे ज़्यादा बातें कहाँ पे हुई थी भैया? सबसे ज़्यादा बातें हुई थी यूरोप के अंदर। वही लोग थे सबसे पहले जिन्होंने साइकोलॉजी को समझा। उन्होंने कहा कि भैया हाँ, इंसानों के अंदर दिक्कतें भी आती हैं। तो यूरोप की थोड़ी सी कहानी समझते हैं। आपको पता है पहले के ज़माने में राजा होते थे, महाराजा होते थे। देयर वॉज अ टाइम विच इज़ कॉल्ड एज, सबसे पहले डार्क एजेस। डार्क एजेस क्या होती थी? ये होती थी लगभग 2 से लेकर 10th सेंचुरी तक। इस समय सारे साधु ऋषि मॉन्क्स यहाँ पे ये सब प्रेयर्स करते थे लोगों के अंदर से भूत निकालने के लिए। ऐसी ऐसी हरकतें होती थी। उसके बाद व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, अब उसके बाद आई आपकी मिडल एजेस। मिडल एजेस कब से कब थी? लगभग 10th से लेके 14th सेंचुरी के अंदर थी। कहाँ पे? यूरोप के अंदर थी। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आने लग गई। 3-4 चीज़ें हुई थी यूरोप के अंदर 10th से लेके 14th सेंचुरी ऑफ द मिडल एज के अंदर। क्या क्या हुआ? पहली बात तो यहाँ पे विच हंटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। क्या होने लगी? विच हंटिंग। व्हाट इज विच हंटिंग? विच का मतलब होता है चुड़ैल, हंटिंग मतलब उसको पकड़ के मारना। Well, you have started CUET UG साइकोलॉजी की प्रेप, लेकिन you still don't know what are the best MCQs जो कि क्वेश्चन पेपर में आएंगे। CUET UG Advanced Test Series by Psycho Prodigy is the only test series that you need, and test series is the most important thing। देखिए CUET UG एडवांस टेस्ट सीरीज में टोटल 30 हमारे मॉक टेस्ट है, जिसमें 20 तो सिर्फ चैप्टर वाइज ही हैं और बाकी के 10 फुल सिलेबस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। पिछले 3 साल में काउंटलेस टॉपर्स इन टेस्ट को करके आए हैं। यू कैन बी वन एज वेल। Join our test series, link is in the description। Let me show you witch hunting। ये देखो विच हंटिंग की थोड़ी सी फोटोज देखते हैं। ये देखो जी, ये लोग उन औरतों को पकड़ते थे जिनके अंदर हमें लगता था कि हाँ इन लोगों के अंदर कोई भूत है, ये तो खुद ही एक चुड़ैल है भैया, और ये जो चुड़ैल है ये हमारे बच्चे पकड़ के लेके चले जाएगी, इसलिए इसको पकड़ के मार दो। ये देखो
ये देखो, उन्हें ऐसे बांध दिया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उन्हें जिंदा आग लगा दी जाती थी। दिस इज अ गुड फोटोग्राफ विच टेल्स अस अबाउट कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता था। अगर मैं आपको नए टैब में दिखाऊं, ये देखो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि ये देखो ये लोग हैं, ये उस औरत को कह रहे हैं तुम हमारे एरिया से बाहर चली जाओ। इसके हाथ में देखो एक वो है, हथौड़ा है, उसने चिमटा पकड़ा हुआ उसे फेंकने के लिए बाहर। सो इनको विच समझा जाता था। एक्चुअली क्या थे यार, ये वो लोग थे जिन्हें थोड़ी साइकोलॉजिकल दिक्कतें थी, स्पेशली फीमेल्स। तो भैया इन्होंने क्या क्या बातें बोल दी। ये देखो अगेन इस फोटो में क्या हो रहा है, सीढ़ी से बांध देते थे और बूम आग में डाल देते थे। ऐसी ऐसी हरकतें होती थी। और क्या होता था, दे यूज टू रेप देम। सोचो सोचो क्या क्या होता था उनको। अब ये एक और, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वॉट वी कॉल एज सेनिटी ट्रायल्स, है ना। इनसेनिटी ट्रायल कह लो, सेनिटी ट्रायल कहते हैं इसे, है ना। इनसेनिटी ट्रायल्स के अंदर क्या होता था, या फिर इसे कुछ एक ट्रायल कहते थे इसे, है ना, या इन नॉर्मल सी ट्रायल। इसके अंदर कोई बंदा पागल है या इसके अंदर भूत है, ये देखने के लिए उन्हें कोर्ट में खड़ा किया जाता था। और खासकर देखा जाता था कि ये फुल मून वाले दिन ये लोगों में ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये देखो ये सारे लोग परेशान हो गए, इन्होंने शायद किसी को मार दिया, वहाँ से रेज आ रही हैं, बहुत कुछ ऐसा सा होता था, बहुत कुछ ऐसा सा होता था। सो ऑल दिस यूज टू हैपन। हाय खुशी जी, आप मेरा रिप्लाई नहीं किए इंस्टा में। जी हम बहुत ज़्यादा बिजी थे खुशी जी, इसलिए हम रिप्लाई नहीं कर पाए आपको। अवश्य हृदयपूर्ण माफ़ी, आपको जल्द ही कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको बहुत से एग्जांपल्स दिखेंगे विच हंटिंग के। चाहो तो थोड़ा सा और देखना, लुक एट दिस। देखो जी, जिंदा जलाने की निंजा टेक्निक, क्या क्या किया जाता था, ये देखो। तो ये विच हंटिंग होती थी। उसके बाद वहाँ पे एक और चीज़ बनती थी। विच हंटिंग तो होती थी, दूसरी चीज़ यहाँ पे मेंटल असाइलम्स खुल चुके थे। मेंटल असाइलम्स, मिडल एज, ये देखो ऐसे से होते थे मेंटल असाइलम्स। इनके अंदर इन्हें लिटरली जानवरों से बुरी तरीके से, ऐसी घोड़ों को भी रखा जाता है पता है आपको। और ये कई बार ये स्टेबल्स ही होते थे जहाँ पे घोड़े रहते हैं ना, ये वही एरिया होता था, ठीक है जी। और उसी जगह पे उन्हें रख दिया जाता था। खुशी जी अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, अगर आपकी बात इंपॉर्टेंट है हमारा काम भी तो इम्पोर्टेंट है, राइट। वी डू वॉन्ट टू रिप्लाई टू यू, बट इस समय वी आर फोकसिंग ऑन क्लास 12 की पढ़ाई। जैसी हमारी क्लास खत्म होगी वी विल लुक एट दैट, ठीक है खुशी। बट अभी के लिए पढ़ाई, अगर आप इसी बैच के हो तो कृपया करके पढ़ाई करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भैया। तो दिस इज हाउ मेंटल असाइलम्स यूज्ड टू हैपन। चलो अब इस सब के खिलाफ भैया मेंटल असाइलम में कुत्तों बिल्लियों के जैसा रखा जाता था, इन्हें खाना नहीं दिया जाता था हज़ारों सालों तक, इन्हें मारा जाता था। लुक एट दिस, कैसे बर्ताव हो रहा है इनके साथ, कितना ख़राब। ये देखो इन्हें मारा जा रहा है, पीटा जाता है, ये सब चीज़ें होती थी, राइट। ये तो थोड़ी डिफरेंट स्टोरीज है, थोड़ी डिफरेंट फोटोग्राफ्स है, बट दैट इज़ व्हाट यूज्ड टू हैपन। देखो ऐसे इन्हें आइसोलेट करी तो बहुत अच्छा मेंटल असाइलम है, इनसे बहुत ज़्यादा खतरनाक मेंटल असाइलम्स भी होते थे। तो ये सब हमें बताता है कि कितने बुरी तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट होता था व्हेन इट वाज द टाइम ऑफ मिडिल एजेस। अब मिडिल एजेस के बाद क्या हुआ, मिडिल एजेस के बाद एक चीज़ हुई। हमेशा ना जब भी सोसाइटी में परिवर्तन आता है तो एक चीज़ होती है रेनेसांस पीरियड। ये रेनेसांस पीरियड अमेरिका में भी आया था, ये आया कहाँ पे, ये यहाँ पे भी आया, यूरोप के अंदर भी आया। और ये कब हुआ, ये 15 से 16 सेंचुरी के अंदर हुआ। 14 सेंचुरी तक मिडिल एजेस चल रही थी, 15वीं सेंचुरी के साथ शुरू हो गया रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस इज द एज ऑफ रेवोल्यूशन, एकदम से पूरी सोसाइटी बदलने लग जाती है। और वो जो रेवोल्यूशन आता है उसी को हम रेनेसांस कहते हैं। रेनेसांस, रेनेसांस, क्रेसॉन्ट होता है ना, क्रेसॉन्ट, थोड़ा सा अंग्रेजों की तरह बोलते हैं रेनेसांस। तो रेनेसांस पीरियड था। रेनेसांस पीरियड के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है जोहान वेयर, और एक और इनका इंसान था, उनके साथ एक और बंदा था, नॉर्मन था आई गेस, या टर्मन था, ऐसे टर्मन तो नहीं था आई गेस, नॉर्मन करके कुछ बंदा था, नॉर्मन बोरलॉन्ग ऐसे करके कोई था। तो जोहान वेयर के साथ, एंड जोहान हैज डबल एन, जोहान वेयर के साथ उनका दोस्त था। इन लोगों ने मिलके बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेवोल्यूशन लाया साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर। इन्होंने कहा, एम्फसाइज किया साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। देखो
क्या बोला उन्होंने? साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। भैया एक तो साइकोलॉजी में दिक्कत है, इमोशन और रीजन के बीच में, माइंड और बॉडी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, और इस डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, औरतों का अपने पति के साथ, पति का अपनी औरतों के साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम पे पिछले समय में देखा जाता था कि ये मोस्टली फीमेल्स होती थी। दीज डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वर द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। बताओ ये सब क्या है? ये है कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और जिन्हें आप विचेस समझ रहे हो, पीपल हु आर कंसिडर्ड एज विचेस, दे वर मेंटली इल पीपल हु रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। ये वो लोग हैं जो आपको लग रहा है भूत पिशाच है इनका, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है यार। ये बस एक आम इंसान है जिनकी मेंटली दिक्कत है, एंड दे नीड सम मेडिकल ट्रीटमेंट। दैट इज व्हाट दे नीड यू। तो जोहान वेयर ने रेनेसांस पीरियड के अंदर रेवोल्यूशन ला दिया साइकोलॉजी की फील्ड में। अब लोगों को लगा कि हाँ यार ये विचेस नहीं है, थोड़ा सा इन्हें केयर भी देते हैं। और एक और चीज़ हुई, ये जो मेंटल असाइलम्स हुए थे इन्हें तोड़ने की बात हुई। कहाँ पे बात हुई? ये हुई थी रिफॉर्म मूवमेंट में, थोड़ा बाद में। अब ये 15-16 के बाद 17-18 सेंचुरी में एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट आ गया। जब भी एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट आती है ना किसी भी सोसाइटी में, लोग साइंटिफिक मेथड से सोचने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कारण बताओ चीज़ों का, भूत पिशाच है तो क्यों है, कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। ये लोगों को समझना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट उस समय, एंड दैट इज वाई एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट आ गई थी। और यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने रिप्लेस कर दिया फेथ एंड डॉगमा। फेथ यानी आपकी क्या कहते हैं फेथ को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरा विश्वास है ये, है ना। और डॉगमा मतलब हमारे रिलीजियस थॉट्स, इनको उन्होंने बदल दिया अंडरस्टैंडिंग अब नॉर्मल बिहेवियर से। उन्होंने देखा अरे हाँ भाई ठीक है, तुमने बता दिया कितने भी भूत वगैरह हो, मेरे को जो दिख रहा है मैं वही बोलूँगा। इस समय मेरे को दिख रहा है ये बंदे को हो सकता है सही में साइकोलॉजिकल दिक्कत हो। 17th एंड 18th सेंचुरी में ये हुआ। 18th सेंचुरी में एक और चीज़ हुई, रेनेसांस पीरियड के बाद अब रिफॉर्म मूवमेंट ही आ गया भैया। पूरा एक मूवमेंट छिड़ गया सोसाइटी में। कौन सी सोसाइटी में बात हो रही है ये सारी हाँ तन एग्जैक्टली रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल, ये सारी बात हो रही है अभी यूरोप की। तो रिफॉर्म मूवमेंट आया। रिफॉर्म मूवमेंट क्या था? 18th सेंचुरी थी। 18th सेंचुरी में क्या हुआ? टू इंक्रीज द कंपैशन फॉर द पीपल विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जिन लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ना भैया, उनके लिए कंपैशन इंक्रीज करने के लिए, उनके लिए सद्भावना उनको। और एक और चीज़ हुई, उन्होंने कहा यार हम इन्हें प्यार करते हैं ना थोड़ा, लेट्स गिव देम लव, दे डिजर्व सम लव एज वेल एज। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, 2 मार्क में आ सकता है, व्हाट वाज डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हैपेंड ड्यूरिंग द रिफॉर्म मूवमेंट। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस जो बने हुए हैं जिनके अंदर इनका ये होता है, नरसंहार हो रहा है, आप इन्हें मार रहे हो, जिन्हें हम कहते थे मेंटल असाइलम्स। मेंटल असाइलम्स के ऊपर ताला लगाओ, इन्हें हटा दो, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दो, रिमूव दीज इंस्टीट्यूट्स। That is why they emphasized on increasing the community care for people with disorders। अरे उन्होंने कहा क्यों अब इन्हें अपनी सोसाइटी से दूर रख रहे हैं, क्यों हम इन्हें तबेले में रख रहे हैं, क्यों हम इन्हें मरने के लिए छोड़ रहे हैं, इन्हें हमारी सोसाइटी में लाओ, हम इन्हें प्यार देते हैं, हम इनसे बात करते हैं, हम इनके साथ रहने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये लोग भी हमारी बात समझें, और हो सकता है ये लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। दिस इज़ वॉट यूज टू हैपन दैट टाइम। ठीक है, देयर दैट इज व्हाट डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज। ठीक है, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन समझ आया आपको? डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। चलो आगे चलते हैं। तो ये हुई हमारी यहाँ तक की सारी बात, और ये आखिरी पढ़ लेते भैया, इन सब का तोड़। अभी आ गए 19th सेंचुरी के अंदर, सब ने सोचा यार सब समझदारों वाली बात कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम इन सब की बातों का ना एक जूसर में डाल देते हैं और सारी अच्छी बातों का एक निचोड़ निकाल लेते हैं। ये सारे बड़े रिसर्चर यही करते हैं। तो एक आ गई बायोसाइको सोशल अप्रोच, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वाइडली एक्सेप्टेड अप्रोच टू लुक एट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ऑल्सो नोन एज इंटरैक्शनल अप्रोच। इसको इंटरैक्शनल अप्रोच क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या कहा भैया, इन्होंने कहा कि भैया बायोलॉजी के अंदर जो दिक्कत है, साइकोलॉजी के अंदर जो दिक्कत है, और जो सोशल लाइफ में दिक्कत है, ये तीनों की तीनों दिक्कतें एक साथ मिलके बंदे को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर करती हैं। कैसे भैया? बायोलॉजी के अंदर दिक्कत हो सकता है उसके जीन्स में दिक्कत हो, साइकोलॉजी के अंदर दिक्कत हो सकता है उसके गलत थॉट पैटर्न्स हो, उसके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो, उसके बाद सोशल में दिक्कत, उसके डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो। ऑल ऑफ दिस कैन लीड टू व्हाट? दिस लीड्स टू इंटरैक्शनल अप्रोच। सुभांशु जी यार मैं थोड़ा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, वी आर लिमिटेड ऑन टाइम, आप पीछे जाके दोबारा देख लो वो पॉइंट। ठीक है, चलो। तो इंटरैक्शनल अप्रोच दैट इज बायोसाइको सोशल अप्रोच।
बायो साइको सोशल अप्रोच, बायोलॉजी के अंदर दिक्कत, साइकोलॉजी के अंदर और सोशल लाइफ के अंदर जो दिक्कत है वो तीनों एक साथ इंटरेक्ट कर रही हैं. ऑल थ्री फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है जी, एंड इन्फ्लुएंसिंग द एक्सप्रेशन एंड आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. कैसे वो चीज़ एक्सप्रेस होती है और क्या उसका आउटकम आता है. क्या वो बंदा जिंदा रहेगा, क्या वो बंदा मर जाएगा, क्या वो बंदा अपनी बातें बताएगा या क्या वो बंदा शांत रहेगा. ऑल ऑफ दिस इज डन वाया whom, इट इज़ डन बाय दीज पीपल. दिस इज बायो साइको सोशल अप्रोच. इसको जब हम बनाते हैं तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, बायो साइको सोशल. इन तीनों का इंटरेक्शन से बनता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की. हम कॉज बता सकते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. क्या आपको ये बात यहाँ तक समझ आई यार? बताओ जी, यहाँ तक किस किस को बात मेरी कंप्लीटली समझ आई? प्लीज़ भैया, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. बेटा डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या है? जो इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं, ये जो मेंटल असाइलम बना रखे हैं जहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, जहाँ पे उन्हें सोसाइटी से अलग रखा जा रहा है, इन सब लोगों को हम क्या करें भैया? इनको वापस कम्युनिटी के अंदर ले आए, इन्हें हम सोसाइटी के अंदर वापस ले आए, हम अपने शहरों में वापस ले आए, इन्हें प्यार से रखें, इनके साथ बातचीत करें, इनके साथ मोह से रहें. क्या पता वो वैसे ठीक हो जाए, क्योंकि देर वर वेरी वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल बातें विच वर डन. ठीक है जी, बहुत सारे ट्रीटमेंट थे. एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई हमारा भी, हम भी इंसान हैं, हमारा भी गला होता है ना. अंडरस्टूड? गुड गाइज, गुड. चलो चलो मैं अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटिंग अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? डजंट मैटर कौन सा डिसऑर्डर है, कौन से आपने तरीके सुने हैं जिनसे लोगों को ट्रीट किया जाता है किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, और मैं आपको नए बताऊंगा. बताओ, आपको पता है कोई ऐसे तरीके? मेडिकेशंस, एब्सोल्युटली, मेडिकेशन से लोगों को ठीक किया जाता है. थेरेपी से लोगों को, थेरेपीज के नाम बताओ कुछ कुछ. काउंसलिंग, बहुत बढ़िया. और कोई तरीके? काउंसलिंग, हाँ, ये तो आज के तरीके. और बताओ, काउंसलिंग से ठीक करा जाता है. और भी बहुत सी थेरेपीज होती हैं. थेरेपीज में अगर हम जाएँ तो ये तो हमें पता है, साइकोडायनेमिक थेरेपी हो गई, और भी बहुत सी है. ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, तान्या, वेरी गुड. दैट इज योगा, दैट इज वो स्काई, सुदर्शन क्रिया योग. और क्या होता है अल्टरनेटिव थेरेपीज में? रिलैक्सेशन थेरेपीज होती हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, लोगोथेरेपी, सोल की थेरेपी, हाँ, थिंग्स जैसे मेडिकेशन, विपासना, हाँ, बहुत बढ़िया. चलो अब मैं आपको कुछ अनकन्वेंशनल वेज बताऊं, ऐसे तरीके जो यूज होते थे और कई तो अभी तक यूज होते हैं, और कई सारे तो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यूज होते थे. जिसे वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज ब्लड बाथ टेक्निक. क्या भैया? ब्लड बाथ टेक्निक. कुछ समझ आ रहा है इसका मतलब? ब्लड बाथ टेक्निक. I hope we get some pictures, images. We are not getting. We are not getting. So ऐसी सी एक दो थेरेपी के तरीके कुछ लोगों ने यूज़ करे हैं, साइकोलॉजिस्ट ने, लोगों को ठीक करने के लिए. लोगों को ठीक करने के लिए एक होता है ब्लड लेटिंग टेक्निक. ये तो चाइनीज मेडिकेशन में आज भी यूज होता है, ब्लड लेटिंग. कई लोगों ने देखा कि लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेनियाक एपिसोड्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा खून बन चुका है. तो भैया क्या किया उन्होंने? उनकी बॉडी में छेद किया और खून निकाल दिया. ये देखो ब्लड लेटिंग, ये देखो जी, हाथ से खून निकाल देते थे. ये देखो ब्लड लेटिंग, लिटरली उनका खून निकालते थे. क्यों? ठीक करने के लिए. बताओ, ये बीए में पढ़ाया जाएगा? नहीं, ये सब ऐसी चीज़ें जो पढ़ाई नहीं जाती बट आपको पता होती है. ये वो, यही तो एक्सपीरियंस होता है, यही होता है आउटसाइड द बॉक्स की चीज़ें. समझ रहे हो? ये बातें पढ़ाई नहीं जाती, ये आपको पता होती है. क्या होता था ब्लड बाथ में? बहुत सारे खून के अंदर उन्हें लिटा देते थे, सिर्फ उनका मुंह बाहर होता था ताकि
उनको रिलैक्सेशन हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ब्लड लेटिंग टेक्निक होती है। अरे बहुत से अनकन्वेंशनल वेज हैं। जैसे आपको पता होगा, फ्रेनोलॉजी तो पता होगी आपको। व्हाट इज फ्रेनोलॉजी? फ्रेनोलॉजी कहती है कि लोगों के अलग अलग ब्रेन के पार्ट उनकी अलग अलग पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। डू यू नो जिन्होंने फ्रेनोलॉजी की खोज करी थी, हाउ डज ब्लड हेल्प इन रिलैक्सेशन? अरे इट डज नॉट। उनके बिलीफ थे भैया, उनके बिलीफ थे, बट ऐसा होता नहीं था। इसके ना लिटरली पता है क्या करते थे फ्रेनोलॉजी वाले लोग? मैं आपको दिखाता हूँ। होल इन स्कल टेक्निक, आई होप आ जाए। ये देखो जी, लिटरली ये तो बुलेट होल है, बट ऐसे ही लोगों के स्कल के अंदर छेद कर देते थे और उनका सम पार्ट ऑफ ब्रेन निकाल लेते थे। बताओ, ताकि उनका साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट हो सके। ये भी होता था। बताओ, ऐसे ऐसी चीज़ें होती थी। लोगों के लिटरली ब्रेन का कुछ हिस्सा निकाल लेते थे उनके स्कल के अंदर छेद करके। लेकिन अब तुम्हें कुछ अच्छे वाली बता देता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी, देखो लिटरली तभी तो स्कल ड्रिल्स होती थी। ये देखो, दिस इज अ ड्रिल विच वॉज यूज्ड टू मेक होल्स इन द स्कल ऑफ पीपल। ये देखो, ये देखो, इस मशीन के थ्रू लोगों के स्कल के अंदर छेद किए जाते थे। कितने जालिम थे, आई नो राइट, काफ़ी जालिम लोग थे। अच्छा, एक अच्छा तरीका दिखा दूँ, ये तो जालिमों वाले हो गए। एक होती थी फ्रेश एयर टेक्निक। अब आज की डेट में इनकी फोटोज मिलना बड़ी मुश्किल है। फ्रेश एयर टेक्निक पता है क्या करती थी? ये देखो, बहुत सिंपल सी बात है। जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया, जिन लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते थे, उन्हें क्या करते थे? उन्हें ले जाते थे बाहर वादियों में। लिटरली उन्हें दुनिया सोसाइटी से दूर एक शांति से वादियों में ले जाते थे और उन्हें चिल करने को कहते थे, अब आप करो रिलैक्स। एंड दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव, जेन्युइनली इफेक्टिव थेरेपी। नॉट जस्ट अ थेरेपी बट इट्स अ लाइफ लेसन कि कभी कभी हमें अपनी नॉर्मल लाइफ से ही बाहर आना चाहिए, कभी कभी हमें बाहर निकल के रिलैक्स करना चाहिए। इट डज दीक्षित। तो दिस इज वन ऑफ द गुड वंस कि फ्रेश एयर टेक्निक्स होती थी, ब्लड लेटिंग है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज होती थी भैया, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट। आप सुनोगे तो, हाँ भैया, यू बिलीव इन भूत? प्लीज, आई डू बिलीव इन भूत, आई डू बिलीव देम इन देम, क्योंकि आई डू बिलीव इन दीज नॉट जस्ट माइथोलॉजिकल थिंग्स, बट इट्स लाइक कि आप अपने जीवन में क्या करते हो, व्हाट इज़ योर लाइफ, है ना? लाइफ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टफ और इट डज नॉट एंड सो इजीली। लाइक एक बहुत अच्छी चीज़ है जो, अच्छा ये कभी आपसे कोई कहे ना कि मैं वो करना चाहता हूँ, सुसाइड करना चाहता हूँ, लेट्स कम टू दिस। लोग जो सबसे पहली बात कहते हैं कि आई वॉन्ट टू डू सुसाइड, और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर सुसाइड की बात भी करेंगे, क्या होती है उनकी नंबर 1 एक्सप्लेनेशन? वाई डू आई वॉन्ट टू डू सुसाइड? क्या होती है उनकी नंबर 1 चीज़ कि सुसाइड करने से क्या होगा? बताओ, क्या फ़ायदा होगा सुसाइड करने से? लेट्स पुट अ सुसाइड का बैकग्राउंड। बताओ, आपने कभी ना कभी तो जीवन में सुना ही होगा लोगों को कहते हुए कि आई विल डू सुसाइड, सुसाइड स्क्वाड आ गई, इमेजेस, है ना भैया? लो जी, लेट्स सी कि प्रॉब्लम फ्री हो जाएंगे, ज़िंदगी बेकार है, छुटकारा मिल जाएगा, दुनिया की टेंशनों से दूर हो जाएंगे, हम तब पहुंच जाएंगे जी आसमान में, हम रहेंगे भगवान के साथ, चिल मारेंगे, मोक्ष मिल जाएगा। वाह 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 वाह, दे वुड गेट रिलीव फ्रॉम ऑल द टेंशन दे आर फेसिंग राइट नाउ। फलना ढिंका प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, अब नहीं जी सकते। हाँ, ये सब चीज़ कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। डू यू नो, एक बात बताओ, हाउ आर यू सो श्योर कि मरने के बाद आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी? हाउ आर यू सो श्योर? ये तो एकदम वही बात हो गई, आप मैथ्स के पेपर में गए हो बिना पढ़े ये कह के कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा। बोथ द थिंग्स हैव द सेम कॉन्सिक्वेंस, यू नो। नहीं है। व्हाट हैपेंस इज, people who commit suicide, now this is what I do not say
बट दिस इज आर इंडियन कल्चर से। और इंडियन कल्चर को आप कितना भी कह लो ये तो माइथोलॉजी होती है, बट इंडियन कल्चर के अंदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब की हो चुकी है, इंडियन कल्चर के अंदर टाइम डायलेशन की बात कब की हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आफ्टर लाइफ की जो बात होती है वो बड़े अच्छे से, गरुड़ पुराण का नाम सबने सुना होगा। गरुड़ पुराण क्या होता है, जब कोई बंदा मर जाता है उसके मरने के बाद सुनाया जाता है। तो उस दिन उसमें क्या कहा जाता है कि जो लोग मरते हैं ना, आप ये समझो जो सुसाइड करते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को खत्म कर लिया। लाइफ इज लाइक अ पेन, पेन हैज इंक, है ना। आपका जो पेन की इंक है ना वो खत्म होने के लिए बनी है। अगर आप अपना पूरा पेन यूज नहीं करोगे तो पता है क्या होता है, वो पेन या तो पड़ा रहेगा उसी जगह पे उसी टेबल पे, कभी ना कभी दोबारा यूज हो जाएगा, या फिर कोई और उसे यूज कर लेगा। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। जहां आप सुसाइड करते हो ना, या तो आपका रीइंकारनेशन तो दूर की बात है, ये उन लोगों का होता है हु स्टिल डू अ गुड डीड। पीपल जो सुसाइड करते हैं उन्होंने अपने पेन को बीच में से छोड़ दिया, काट दिया, बची हुई इंक को तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा। कैसे यूज होती है वो, यू बिकम अ भूत। देर आर 4 लेवल्स ऑफ भूत, जिसमें सबसे ऊपर होता है ब्रह्म राक्षस, एक होता है भूत पिशाच, एक और होता है, और आखिरी होता है ब्रह्म राक्षस। बहुत अलग अलग प्रकार के, कोई बंदा कैसे बनता है, क्या बनता है। एंड दैट इज, अब ये अगेन दिस इज हिंदू माइथोलॉजी, आप विश्वास करो ना करो इट्स अप टू यू, बट दैट इज वेरी ट्रू कि आपका जितना समय इस पृथ्वी पर लिखा है वो खत्म करके ही आप जाओगे। आपने खत्म नहीं किया तो आप वहीं रहोगे जहां पे आपने सुसाइड किया था ना, आप वहीं खड़े रहोगे। सोचो मोस्ट ऑफ द लोग सुसाइड क्यों करते हैं, मेरे माता पिता मेरे को ऐसे बोलते हैं, मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन में वो हो गया। भाई आपको अगले 40, सपोज आपकी उम्र थी 20 साल, आपकी उम्र लिखी थी 60 साल की, अगले 40 साल तुम भूत बन के उन लोगों को देखोगे। उस 40 साल को तुम अगर जिंदा होते ना तो तुम यूज कर सकते थे, हो सकता है तुम अपनी लाइफ बेटर कर लेते, हो सकता है तुम कहीं बाहर चले जाते, हो सकता था तुम कुछ नया जिंदगी में कर लेते, हो सकता आपकी जिंदगी कितनी बेटर हो सकती थी। लेकिन तुमने क्या चुना कि अब मैं खत्म हूं, अब यू कांट डू अ शिट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट वॉचिंग दोज पीपल। सोचो हाउ टफ वुड दोज 40 years वुड बी फॉर यू। you'll just be in that one particular room। हर मूवी के अंदर ऐसा क्यों होता है, वो भूत उसी घर के अंदर होता है जहां पे उसने सुसाइड किया था। कहीं ना कहीं इसमें कर्नल ऑफ ट्रुथ कहीं ना कहीं तो आ जाता है ना। हो सकता है ये बात सच में हो कहीं पे कि वो लोग वहीं अटैच हो जाते हैं, एंड दैट इज प्रीटी ट्रू। तो आप वहीं रह जाओगे भैया, 40 साल 60 साल उन्हीं लोगों को हंसते खिलते मुस्कुराते देखोगे, और आपको उल्टा डबल दर्द होगा। तो लाइफ डज नॉट बिकम ईजी आफ्टर सुसाइड। लाइफ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। लाइफ, आपकी लाइफ जब आप अपने जीवन में हो ना, आप इस समय ऐसी जगह आप कुछ भी बन सकते हो। कीप दैट इन माइंड, यू कैन डू एनीथिंग। और अगर आपको लगता है ना मेरा इन्वायरमेंट मुझे रोक रहा है, कृष्ण जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। एक बार अर्जुन ने उनसे बोला कि कृष्ण जी एक ऐसी बात बोलो मुझे कि मैं अगर खुश हूं तो मैं रो जाऊं, और अगर मैं रो रहा हूं तो मैं खुश हो जाऊं। तो पता है क्या कहा कृष्ण जी ने, कहते हैं कि तू अगर खुश समय में है या तू दुखी समय में है, ये समय भी बीत जाएगा। तो अगर कोई बंदा अपनी ऊंचाई पे है ना, उसको ये भी पता होना चाहिए कि ये समय भी बीत जाएगा, तुम नीचे आ जाओगे। और अगर तुम नीचे हो तो ये भी समझो कि ये समय भी बीत जाएगा और नॉर्मलसी दोबारा आएगी। लाइफ कैन नेवर स्टे खराब फॉर एवर, लाइक नेवर। अगर आपको लगता है मेरे माता पिता है मेरे को एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, अरे भैया 12वीं के बाद कॉलेज जाओ, ऐश करो, सिंपल सी बात है। कोशिश करो ऐसी कि तुम्हारा अपने होम टाउन से बाहर है, और अपने होम टाउन में ही आ जाता है। सपोज माता पिता अलाउ नहीं कर रहे, जीवन में आपको कई जगहों पे लड़ना पड़ता है, और अगर लड़ नहीं पा रहे तो क्या करोगे, ट्राई आउट फाइंडिंग न्यू वेज, तरीके देखो हैंडल करने के। एक दिन वो सबके जीवन में आता है जब वो उस जगह से दूर जाके एक नई लाइफ शुरू कर लेते हैं। दैट इज वेयर यू लिव अ गुड लाइफ। तुमने क्या चूज कर लिया, तुमने सोचा खत्म, मैं कुछ नहीं कर सकता इस जीवन के साथ। तुम बहुत कुछ कर सकते थे भाई, तुम बहुत कुछ कर सकते थे। हर दिन एक नई शुरुआत। और किसी महान पुरुष ने कहा है, जबकि कहा है एक मुंबई के रैपर ने, कि हर गम में खुशी है, हर गम में खुशी है। भाई तुम किसी भी चीज़ को देखो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी खराब हो रहा हो ना, एक चीज़ याद रखना, ये खराब चीज़ के पीछे कुछ कारण है। बहुत सी चीज़ें हुई है। आई वॉज टू गो, मैं मूवीज़ बनाता था, आप मेरे पिछले चैनल अक्षय शर्मा वाले चैनल पर देखोगे 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। और मैं लिटरली, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी टू गो इटली।
आई वॉन इंटरनेशनल किड्स फिल्म फेस्टिवल, मुझे एज अ चाइल्ड ज्यूरी, एज अ चाइल्ड जज इटली में जिफोनी फिल्म फेस्टिवल के अंदर बुलाया गया था। इट्स अ बिग फिल्म फेस्टिवल। मेरे को बस अपनी फ्लाइट के पैसे देने थे, आई कुड नॉट अफोर्ड दैट। और मेरे जीवन में मेरे को बहुत रोना आया था उस दिन कि यार, बिकॉज वी वर इन दैट साउंड राइट, लेकिन स्टिल मैं पैसे नहीं दे पाया था। इट वॉज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। और आपको मैं बताऊं, मेरी जगह पे जो बच्चे गए थे ना, उनमें से वन ऑफ द किड वॉज सोनाली बेंद्रे का बेटा, अनदर किड वॉज ऑफ अ बिग डायरेक्टर का बेटा। सब बॉलीवुड इंडस्ट्री के बच्चे थे, सिर्फ मैं एक बच्चा था जो घर बैठ के वीडियो बना रहा था और उसने जीता था। और मैं उस चीज़ को बड़ा रोता था पूरी ज़िंदगी, यार ये क्या हो गया मेरे जीवन में, सब अच्छा हो सकता था, सब बुरा हो गया। बट फिर ना मैं आज देखता हूँ, अगर मैं उस समय मूवी मेकर बन जाता तो क्या आज मेरी साइको प्रोडिजी होती? क्या मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा होता? सोचो, क्या मेरी लाइफ इतनी अच्छी थी जितनी अच्छी मेरी आज है? नहीं होती। क्या मैं उतनी जितनी भगवान की दुआ से मैं सक्सेस पे आज की डेट पे हूँ, क्या मैं इतना हो पाता? नहीं हो पाता। सो ये सब जीवन में हर बुरी चीज़ किसी अच्छी चीज़ के लिए ही होती है। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, वो है। और किसी ने बहुत ये लाइनें हैं, इफ इट्स नॉट हैप्पी इट्स नॉट द एंड। ये चीज़ याद रखो। एग्जैक्टली, इफ इट्स नॉट हैप्पी इट्स नॉट द एंड, इट्स नॉट द एंड। खत्म हो ही नहीं सकता। मेरी पिक्चर की कहानी हमेशा अच्छे से ही खत्म होगी। थैंक यू करिश्मा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है यार। हमें हमेशा बचपन में सोचता था जो होता है अच्छे के लिए होता है। अबे मैं अच्छा हूँ कि नहीं हूँ? मम्मी मैं बुरा हूँ क्या? क्योंकि मेरे साथ तो अच्छे के लिए हो नहीं रहा। तो उस दिन अब मेरे को अब जाके रियलाइज होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस अच्छे इंसान के लिए नहीं, तुम्हारे अच्छे के लिए होता है। ये चीज़ होती है। एग्जैक्टली, ठीक है। इंस्पिरेशनल बातें बीच बीच में करते रहनी चाहिए। एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। जो सिर्फ आके ज्ञान दे के चले जाए वो एक टीचर नहीं है, वो एक ट्यूटर है। लेकिन एक टीचर जो होता है ना, वो तुम्हें लाइफ लेसन देता है। और ये चीज़ भी मैं अपने टीचर से सीखा हूँ, है ना। ये भी हम उनसे ही सीखे हैं। वो बीच बीच में ज्ञान देते रहते हैं, हमें आज भी देते हैं। हमारे इतने बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर्स हैं। यही तो चीज़ें होती है जो जीवन में तुम्हें एक अच्छा टीचर बनाती हैं, क्योंकि तुम अपने बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट दे रहे हो। आम आदमी बस ज्ञान दे के चले जा रहा है कि मेरा काम खत्म, मेरी क्लास खत्म जी, अपने बच्चे जीवन अपने कुछ भी करे। नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। दैट्स प्रीटी ट्रू। तो इसलिए आई ट्राई टू कम्युनिकेट विद किड्स। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू एंड दैट इज़ व्हाट माय पैशन इज़। तभी मैं साइकोलॉजी कर रहा हूँ, तभी मैं साइको प्रोडिजी चला रहा हूँ, तभी मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ। एनीवेज, काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया भाई हमने, काफ़ी सारी बातें कर ली। वापस आ जाते हैं। काफ़ी इमोशनल भावनाओं भरी बातें हो गई। लेट्स गेट बैक। यस, अब आ जाते हैं वापस। दैट्स द ओनली रीज़न आई लव टू स्टडी साइकोलॉजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, शुभम को लग गया यार ये बंदा तो बह गया, अब ये तो पढ़ाएगा नहीं। कम ऑन कॉपिक्स भैया, प्लीज़ आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आप लोगों ने DSM-5 देखी है कैसी होती है? देखो क्लासिफिकेशन भैया हर चीज़ में, बचपन में हम पढ़ते थे वाई डू वी क्लासीफाई एनिमल्स, वाई डू वी क्लासीफाई थिंग्स। एक ही था वो आंसर, आज भी वही रहेगा, ईजियर स्टडी। क्या भैया? किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने से एक ही फ़ायदा होता है, हम उसकी स्टडी ईजिली कर पाते हैं। हम उसकी स्टडी ईजिली कर पाते हैं, है ना। जीवन में तुम्हारे को कभी भी लगे ना मुझसे ये काम नहीं हो रहा, प्लान करो, चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, है ना। सिंपल सी बात है। मजाक कर रहा था सुभाष जी, दिल पे क्यों ले रहे हो यार? ठीक है, चलो। क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को एक साथ करते हैं। एक है APA, दूसरी है WHO। APA क्या होती है? फुल फॉर्म बताओ जी। और WHO तो सबको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लिटरली मेरे पेपर में आया था इस बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DSM-5 एंड ICD-10? बताओ बताओ जी। APA की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। वेरी गुड इतिक्षी जी, वेरी गुड करिश्मा, वेरी गुड जानवी, एब्सोल्युटली राइट। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, बहुत बढ़िया। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। WHO ने क्या बनाई थी भैया? WHO ने बताई इनकी फेवरेट ICD-10। और APA ने क्या बनाई? इनकी DSM-5। चलो भाई, थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं दोनों के बीच में, ज़्यादा कुछ। अच्छा, इसका आगे लिखा हुआ है ये रहा। तो भैया दो इंपॉर्टेंट बुक्स दैट रिकॉर्ड ऑल द टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सबसे पहले DSM-5 है,
DSM-5 डायग्नोस्टिक फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फ्री का नंबर है, दोनों की फुल फॉर्म लिखने को आ गई ना फट जाएगी, गलत फुल फॉर्म लिख दी तो नंबर कटेंगे। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन, 5 का मतलब है 5th एडिशन, इससे पहले DSM-4 था, DSM-3 था, DSM-2 था, DSM-1। फॉर द फन फैक्ट DSM-1 के अंदर आई गेस कितने, DSM-4 के अंदर सिर्फ 250 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के आसपास थे, अब तो बहुत ज़्यादा है, तभी किताब दिन ब दिन मोटी होते जा रही है, ठीक है। तो DSM-5 की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वहीं ICD की फुल फॉर्म क्या होती है, ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, वेरी इंपॉर्टेंट, डिजीजेज, क्योंकि ICD-10 इज नॉट ओनली अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स। ICD-10 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई, इन्होंने क्या कहा, हम एक ऐसी किताब बनाएंगे जिसमें दुनिया की सारी बीमारियों के बारे में लिखा हो। अब वो किताब इतनी मोटी बन गई, इतनी मोटी बन गई कि इन्हें पार्ट्स बनाने पड़ गए, और इन्होंने एक पार्ट बना दिया किसके लिए, ये देखो, इन्होंने एक पार्ट बना दिया बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन के लिए, तो एक छोटी सी पतली सी किताब बना दी। तभी DSM-5 से ज़्यादा लोग ICD-10 को रेफर करते हैं साइकियाट्रिस्ट, पता है क्यों, क्यों करते हैं, क्योंकि इट इज़ लेस मोटी एंड इट इज़ ईजी टू कैरी। आओ भाई दिखा देते हैं तो मैं DSM-5 कैसी दिखती है, मेरे पास तो है भी, बट मैं इतनी मेहनत अब कर नहीं रहा कि मैं उठ के लाऊं। DSM-5 ये देखो जी, DSM-5 ऐसी दिखती है, ये तो पर्पल कलर में, हमारी ब्लू वाली है, 614 की तो काफ़ी अच्छी मिल रही है, मैंने तो 700 रुपये की मंगाई थी, नंबर 1 बेस्ट सेलर है। DSM-5 अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने निकाली है, दिस इज़ अ बुक। इस बुक के अंदर अब हमारे लिटरली चैनल पे पूरी पूरी वीडियो है एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ DSM-5। तो एक ऐसी किताब है जिसके अंदर सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। एक्चुअली लेट मी शो यू द बुक इन माई वीडियो, तो आप हमारे चैनल पर जाओगे ना, आपको ये मिल ही जाएगी, DSM-5 साइकोप्रोडिजी, लेट्स सी इफ वी हैव अ वीडियो। ये देखो व्हाट इज DSM-5, ऐड आ रहा है जी, ऐड देख लेना, ठीक है जी, सबको मेरे सारे ऐड देखने हैं ठीक है, वाओ मेरी बियर्ड कितनी डिफरेंट थी, ये देखो। सो दिस इज DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, 5th एडिशन है, ठीक है जी। और इस किताब को जब हम खोलते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिल जाता है, यूज़ ऑफ द मैनुअल वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे हर प्रकार के डिसऑर्डर्स का नाम लिखा है। सबसे पहले न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बताओ भाई, आपको बताओ, ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, 2 प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। तो साइकोसिस वाले ये फर्स्ट 4 है, बाकी सारे न्यूरोसिस वाले। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, स्किज़ोफ्रेनिक स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर है, कैन ओनली बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन, दैट इज नॉट ट्रू, अलग भी और भी इन पर थेरेपी भी काम करती है, कॉम्बिनेशन चलता है इनमें, ठीक है। चलो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, वाह वाह। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर और एंग्जाइटी डिसऑर्डर, हर एक प्रकार के डिसऑर्डर के अंदर कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक जगह पे मैं खुले में लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि हमने एक पढ़ा टाइप ऑफ डिसऑर्डर, दैट इज ये जगह है यहाँ पे, चलो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, क्या लगता है आपको कितने कितने होते होंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। DSM-5 और ICD-10 ने क्लासिक एक कैटेगरी बना दी, इसके अंदर लगभग 4 के आसपास है। सबसे पहले आता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो कि हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, मेजर डिप्रेशन भी कहते हैं इसे, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। उसके बाद दूसरा आता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, लंबे समय तक चलता है। मेजर डिप्रेसिव की बस 2 हफ्ते का क्राइटेरिया होता है, और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का 2 साल का होता है, कि कम से कम 2 साल तक दिक्कत होनी चाहिए। और क्या होता है, एक होता है PMDD, प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर। प्री मेंस्ट्रुअल कि महिलाओं में बिफोर द मेंसेस हैपन, यानी उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होने वाली होती है, जब उनको पीरियड्स आने वाले होते हैं, उससे पहले डायस्फोरिक डिसऑर्डर, यानी कई महिलाओं के अंदर 1 हफ्ते पहले से चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, वो सब आने लग जाती है। और एक होता है DPDD, है ना, ये है इसकी मैं डिसरेगुलेशन, भूल गया मैं इसके DPDD की क्या है, बेसिकली एज 10 से नीचे वाले बच्चों में होती है, ठीक है जी। और इसमें क्या है, डिप्रेसिव डायस्फोरिक ऐसी कुछ है, डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। तो इतने सारे प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं भैया, जो आपकी ICD-10 DSM-5 के अंदर होती है, ठीक है।
दिस बुक सीम्स टू बी सो इंटरेस्टिंग। येस इट इज़ अंटिल यू हैव टू स्टडी इट। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छी किताब है। सबसे बढ़िया बात एक और चीज़ है, DSM-5 और ICD-10 के बीच का डिफरेंस अगर मैं आपको समझाऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, बहुत ही कम लोग समझाएंगे, क्योंकि आई डोंट फील जो लोग NCERT पढ़ के उगल देते हैं उनको इतना ज्ञान होता है। बट एनीवेज आगे चलते हैं। हमारे को देख के तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है आज की डेट में मार्केट में। जितने भी आपको बड़े बड़े चैनल दिख रहे हैं साइकोलॉजी के, इन सब ने मेरे बाद ही शुरू किया था। और मैं ये बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, दैट इज़ अ फैक्ट। जब मैंने अपनी वीडियोस बनानी शुरू करी ना, तब एक बंदा अच्छा नहीं पढ़ाता साइकोलॉजी। एनीवेज DSM-5 ICD-10, चलो भैया DSM-5 सबसे पहली बात तो पता है आप लोगों को, APA ने बनाई है, ICD-10 बनाई है WHO ने, ठीक है जी। इसके अंदर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, यानी इसके अंदर डायग्नोसिस भी लिखा है कि भैया अगर मैं किसी को कहूँ हाँ मैं देख पेशेंट को बताना चाहता हूँ इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, तो इसके अंदर सारे क्राइटेरिया लिखे होते हैं, सारे के सारे क्राइटेरिया लिखे होते हैं। तो भैया ये क्राइटेरिया देखें, और उसके बाद नॉट जस्ट दैट, इट इज़ ऑल्सो मैनुअल ऑफ स्टेटिस्टिक्स, यानी ये पॉपुलेशन के अंदर कितनी ज़्यादा प्रीडोमिनेंस ऑफ दिस डिसऑर्डर ये भी बताता है DSM-5। वहीं ICD-10 सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस करती है, सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस करती है। ये बताता है कि अच्छा ये डिसऑर्डर इस सोसाइटी में कितना है, इसके कितने प्रकार है ना। इट इज़ मच मोर डीपर, है ना, इट इज़ डीपर, इट इज़ लेस डीप, सिंपल सी बात है। ये ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली देख जाता है ICD-10, लेकिन DSM-5 जो है ना वो हद से ज़्यादा देखता है ध्यान से। दोनों के अंदर नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स भी अलग अलग है। इसके अभी तक 5 एडिशन आ चुके हैं और इसके अभी तक 10 एडिशन आ चुके हैं, है ना, क्योंकि हर साल भाई नॉर्मल डिसऑर्डर्स बढ़ते जाते हैं, डिजीजेस बढ़ती हैं। अच्छा जी, इसका लेटेस्ट जो आने वाला है DSM-6 काम चल रहा है, अभी 2-4 साल दूर है, लेकिन ICD-11 तो मतलब आ ही गई है समझ लो। आई गेस बिक भी रही है ICD-11, लेट्स सी इफ ICD-11 इज अवेलेबल और नॉट। ICD-11, no it is not a psychological approach to diagnosis using the ICD-11 as framework as such अभी आई नहीं है मार्केट में, बट आ जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस है ICD-10 और DSM-5 में। दोनों किताबें हैं, एक मोटी है एक पतली है, मैं तो पर्सनली DSM-5 को ही रेफर करता हूँ। इन इंडिया वी यूज़ ICD-10 कहते हैं, बट ऐसा होता नहीं है बेटा। बेसिकली एक और अप्रोच है कि DSM-5 मेनली अमेरिका में यूज़ होती है और ICD-10 जो है ये अदर होल वर्ल्ड में यूज़ होती है, बट ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी BA साइकोलॉजी ऑनर्स करते हैं, हम तो DSM-5 ही यूज़ करते हैं। इट इज़ मच मोर डीपर। ICD-10 वेरी शैलो है। ये उन लोगों के लिए जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब वो डायग्नोसिस करना चाहते हैं, एक पतली सी किताब लेके घूमना चाहते हैं, उनके लिए ICD-10 है। कई बार ICD-10 जो है वो अमेरिका के लोग भी यूज़ कर लेते हैं, बट कहा जाता है, बट ऐसा है नहीं। हम तो ICD-10 की जगह DSM-5 ही यूज़ करते हैं अभी। हो सकता है MPhil के अंदर ICD-10 पे आ जाए, नेवर नो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया ICD-10 और DSM-5 के बीच का डिफरेंस। चलो भैया, अब उसके बाद करते हैं फैक्टर्स विच कॉज एबनॉर्मल बिहेवियर। अभी तक हमने देखा था कौन से पर्सपेक्टिव्स है। भैया क्या क्या पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट होते हैं शुरू में, अब खत्म हो जाएंगे बस। ये क्या क्या पर्सपेक्टिव्स है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को देखने के। अब हम बात कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कारण होते हैं किसी मनुष्य को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाने के। ठीक है जी। सर ये वीडियो बाद में देख पाएंगे जी, अवश्य देख पाओगे। ये वीडियो बाद में हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, DVR एनेबल है, यानी ये आपको ख़त्म होने के बाद आ जाएगी वीडियो। ठीक है, तो आप अच्छे से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अरे बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले जेनेटिक्स, जीन्स आ जाते हैं आपके माता पिता को कोई डिसऑर्डर है तो आपको, फॉर एग्जांपल अगर एक फीमेल है, फीमेल का सिंबल कैसा होता था, ऐसा होता था आई गेस, और एक मेल है, उल्टा ही बना रहा हूँ मेरे को याद नहीं, अगर फीमेल को भी स्किज़ोफ्रेनिया है, मेल को भी, इन दोनों का बच्चा होता है, कैन यू इमेजिन उस बच्चे को 49% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। ट्विंस के अंदर तो डबल हो जाते हैं चांसेस कि एटलीस्ट एक ट्विन को तो स्किज़ोफ्रेनिया निकलेगा। तो जीन्स मैटर अ लॉट। जैसे कई लोग होते हैं जिनके जेनेटिक्स के अंदर ही लो IQ चल रही होती है, इंजरी। आपने एक बंदे का नाम सुना होगा, फिनियस गेज ही था ना, ये देखते हैं कौन था, फिनियस
गेज, ये देखिए कौन था भैया, फिनियस गेज। बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान था, इस बंदे ने रेवोल्यूशन ला दिया था साइकोलॉजी के अंदर। ये देखिए, ये बंदा रेलवे ट्रैक पे काम कर रहा था, सडनली एक ऐसे सरिया आया आसमान से उड़ते हुए या नीचे से आया, भाई साहब इसके सर में घुस गया, लिटरली इसके सर के आर पार हो गया। एक इंसान के लिए जीवित बचना इम्पॉसिबल होता है ऐसे में, लेकिन फिनियस गेज जिंदा बच गया, बताओ। और जब ये जिंदा बच गया ना, पूरा देखो सरिया आर पार हो चुका है, एंड दिस इज द मोटा सरिया विच वेंट थ्रू हिज हेड। ये उसके साथ फोटो खिंचवा रहा है, इवन तो इसका एक आंख वगैरह थोड़ी बहुत, इसकी आंख पैरालाइज हो गई एंड ऑल, बट फिनियस गेज जिंदा बच गया। लेकिन एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई फिनियस गेज के अंदर, कि भैया फिनियस गेज का बिहेवियर बदल गया। पहले बड़ा सोशल बंदा था, हाय क्या हाल चाल है सब, आप ठीक हो, मैं भी अच्छा हूँ। अब ये गुस्से वाला हो गया, अब इसका टेम्पर बदल गया। भाई जब ये चीज दुनिया ने देखी, ओ तेरी, इंजरी होने के बाद बंदे का बिहेवियर बदल गया। यानी ब्रेन का कुछ तो रिलेशन इंसान के बिहेवियर के साथ है। वो दिन था जिस दिन साइकोलॉजिस्ट को समझ आया कि ब्रेन हैज अ बिग रिलेशन विद आवर बिहेवियर। और ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ते गई। फिर हमें समझ आया कि हमारा इमोशन एरिया जो होता है वो भी ब्रेन के अंदर होता है ना। ये सब चीज़ें हमें पता चली। तो फिनियस गेज के एक्सीडेंट became a big thing for the whole world, especially the psychological world. तो फिनियस गेज के जैसे हमें इंजरीज के बारे में चला, कई लोग होते हैं इंजरीज की वजह से उनकी साइकोलॉजिकल दिक्कत आ जाती है, ही वॉज वन ऑफ देम। देन वी हैव मैल न्यूट्रिशन। अरे मैल न्यूट्रिशन क्या होता है भैया, कई लोगों को कमी हो जाती है कुछ न्यूट्रिशन की। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जो अल्कोहल पिए जा रहा है, आपको पता है अल्कोहल पीने से मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। क्यों भाई, दारूबाज लोग हैं, कुछ भी खा पी लेते हैं, और खाते पीते तो कम है, दारू ज़्यादा पीते हैं, तो इनको मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। मैल न्यूट्रिशन की वजह से कई बार मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल कई लोगों की आईक्यू लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल कई लोगों के अंदर मूड डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें होती है अगर आप ढंग से खाना नहीं खा रहे हो, सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो। ओवर न्यूट्रिशन इज ऑल्सो मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन इज ऑल्सो मैल न्यूट्रिशन, कीप दैट इन माइंड। ठीक है भैया, ज़्यादा खाना भी गलत है, कम खाना भी गलत है। चलो भाई, उसके बाद ये बताते हैं कुछ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनका रिलेशन बताया गया विद ऑल द डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स जी, ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, हमने बना रखा है व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो दो नर्व सेल हैं एक दूसरे, आपको पता है नर्व के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स आता है, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स जैसे ट्रैवल कर करके जाता है। लेकिन ये जो दो नर्व्स होते हैं ना, जैसे हमारी तार है, मेरी एक तार ये है, मेरी एक तार ये है, जुड़ी हुई नहीं है। अगर ये नहीं जुड़ी हुई तो क्या करंट पास होगा जी, करंट पास नहीं होगा। लेकिन इनमें होता है। इनमें कैसे पास हो जाता है, जैसे आप इस दो नंगी तारों को, सिंपल सी बात है, क्या करो, एक पानी की बोतल के अंदर रख दो और दोनों की पानी की बोतल के अंदर नमक भी डाल दो। अब आपको पता है कि बीच में कंडक्टिंग आयंस हो चुके हैं, आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा। और ये जो आपका लाइट बल्ब है, ये लाइट बल्ब जलना लग जाता है। अगर नहीं किया तो आज जरूर कर लेना, है ना, ये जलने लग जाता है। बस सिमिलर चीज़ हमारी बॉडी के अंदर भी होती है। क्या भैया, ये जो दो नर्व सेल हैं वो एक दूसरे जुड़े नहीं होते, इनके बीच में खाली खाई होती है। इसको क्या कहते हैं, हम साइनाप्स कहते हैं, ऑल्सो नोन एज साइनाप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब ही, क्लेफ्ट मतलब खाई होता है, एक खाली एरिया है। अरे भैया, तो हमारे बेचारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रैवल कैसे करेंगे, वो ट्रैवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स की ना बॉल्स बनी होती है, गुब्बारे बने, जैसे आप होली पे गुब्बारे मारते हो ना पानी के, बस वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स आती है, न्यूरोट्रांसमीटर का गुब्बारा नीचे जाता है, फट जाता है, और यहाँ पे सारे में न्यूरोट्रांसमीटर फैला देता है। ये देखो जी, ये सारा न्यूरोट्रांसमीटर फैल गया। अगले वाले के हेड के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ये देखो, ये रे रिसेप्टर्स, ये रे, इन रिसेप्टर्स को देता है, ओहो हो न्यूरोट्रांसमीटर आ गया जी, चलो भाई आगे इंपल्स फैलाते हैं, चलो भाई आगे इंपल्स फैलाते हैं। और ये इस तरीके से आपकी आगे इलेक्ट्रिक इंपल्स चलाई जाती है, बॉडी आगे भेज देती है इंफॉर्मेशन। ऐसे हमारी बॉडी में इंटरनेट कनेक्शन होते हैं भैया, समझे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ के नाम बता देता हूँ जो आपको आगे पढ़ने ही है बहुत ज़्यादा। जब हम पढ़ते हैं ना नॉर्मल साइकोलॉजी, तो हम पढ़ते हैं कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का इसका साथ इफेक्ट है। डोपामीन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये कहाँ से निकलते हैं, दोनों तो पैनक्रियास से निकलते हैं, ये पता होगा आपको। दो नॉट पैनक्रियास कह रहा हूँ, एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन है ना, ये वहाँ से निकलते हैं किडनी के ऊपर से, एड्रिनल ग्लैंड से। और गाबा, गाबा की फुल फॉर्म क्या होती है पता है किसी को, बताओ मेरे को, गाबा की फुल फॉर्म बताओ। गामा अम्यूनो ब्यूटायरिक एसिड।
ब्यूटारिक एसिड का इम्यूनोलॉजिक फॉर्म होता है। ये जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनको पता होता है, आप लोगों को टेंशन नहीं है इसको समझने की, ठीक है जी। तो डोपामीन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, बेसिकली ये 5 पता होने चाहिए। इनका क्या क्या रिलेशन है देखते हैं भैया, और ये तो हमें आगे तक याद रहता है। एंग्जाइटी किसी को क्यों हो रही है, जितने भी एंग्जाइटी आपके डिसऑर्डर्स हैं, they happen due to decreased activity of gamma aminobutyric acid, that is GABA। याद रखना है, anxiety happens due to decreased GABA। very very important, very very important। क्या भैया, 2 बार बोलूंगा 3 बार बोलूंगा, गामा अम्यूनोब्यूटारिक एसिड की डिक्रीज एक्टिविटी से एंग्जाइटी होता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ डोपामीन। डोपामीन हमारे मूड को बहुत अच्छा करता है, एक्सेसिव हो गया तो हद से ज़्यादा अच्छा हो गया भैया, आपको परेशानी होने लग गई। डिप्रेशन क्यों होता है, हमारा सेरोटोनिन की एक्टिविटी लो से। सेरोटोनिन क्या होता है, हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है। अगर अच्छा मूड है, तुम स्टेबल हो गए हो, सेरोटोनिन नहीं होगा तो आप बुरे हो जाओगे। डोपामीन भी डिक्रीज होता है वैसे डिप्रेशन में, बट इसको हम सेरोटोनिन थ्योरी ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। डोपामीन थ्योरी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया भी होती है, बड़ी चीज़ें हैं, पता नहीं होनी चाहिए, बस ये 3 के रिलेशन याद करो आप। दीज आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, ठीक है। आगे चलते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिकल मॉडल। अरे भैया चैप्टर नंबर 2 इड ईगो सुपर ईगो, पता होगा आपको। इन तीनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। होता है कि नहीं होता जी, अवश्य होता है। स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है, आपके जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स है जिनके अंदर साइकोसिस होता है, मोस्ट ऑफ द के अंदर आपका जो कॉज है वो इड ईगो सुपर ईगो का ही होता है। आगे देखते हैं बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियरल मॉडल क्या कहता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर आर लर्नड। अरे भैया जहाँ पे बिहेवियर की बात है ना तो सारे बिहेवियरिस्ट की याद कर लेना। वो इवान पावलोव का कुत्ता था, है ना, और फिर हमारे पास विगॉट्स्की थे, बहुत सारे अलग अलग लोग थे। इन सब की बातों को हमें याद रखना है, और इन सब से हमने क्या चलता है, बिहेवियरल मॉडल क्या कहता है भाई, सिंपल सी बात कहता है कि भैया आपका कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इसलिए क्योंकि पहली बात तो एबनॉर्मल बिहेवियर लर्न किया गया है। डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वो लर्नड गलत बिहेवियर है ना उसको बार बार यूज़ किया जा रहा है। किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर को आप बार बार करोगे तो वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाता है। कैसे भैया, आपने एक बार सर दीवार पे मारा, मजा आ गया, आपने बार बार मारते गए, वो बन गया जी आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। दिस एक्चुअली हैपेंस, ठीक है, इट हैपेंस इन ओसीडी, इट ऑल्सो हैपेंस इन एडीएचडी, इट ऑल्सो हैपेंस इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इट इवन हैपेंस इन स्किज़ोफ्रेनिया एज वेल। तो बिहेवियरल मॉडल क्या कहता है कि सारे मैलअडैप्टिव जो हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर है वो लर्न होते हैं, बार बार यूज करने से वो मैलअडैप्टिव बिहेवियर बन जाते हैं। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल बड़ा अच्छा है, ह्यूमन की बात करता है। क्या कहता है भैया, जो ह्यूमन है ना वो अपने जीवन में एक पर्पस और फीलिंग नहीं ढूंढ पाता कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया पे क्यों आया हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, और इस वजह से बड़ी डिसफंक्शनल सी लाइफ जीता है वो। उसको लगता है मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ किसी काम का नहीं है, किस मतलब का वो काम है जिसमें मेरी ना खुशी है, सलाह देती दुनियादारी की जो लगती खुदकुशी है। क्या बात है कि भैया ऐसा लगता है कि यार जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो कर नहीं रहा। इसे कहते हैं कई बार मिडिल एज क्राइसिस होता है लोगों को, सुना होगा। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट मिडिल एज क्राइसिस? है जी, बताओ, मिडिल एज क्राइसिस का नाम सुना कभी? मिडिल एज क्राइसिस में लोगों के साथ क्या होता है, 40 की उम्र में उनका जाके पता चलता है मेरे पास बच्चा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पत्नी है, मेरे पास एक अच्छी लाइफ है, फिर भी मेरे को इतना बुरा क्यों फील हो रहा है? वाई एम आई फीलिंग सो बैड? एंड दैट बैड फीलिंग इज बिकॉज उस बंदे ने अपने जीवन में वो काम नहीं किया जो उसे करना चाहिए, उसको करने का मन था, उसने वो कार्य करे जो उसे करने चाहिए थे। इसलिए कभी भी अगर आप कोई एम्प्लॉय बन रहे हो ना, डू स्टफ विच यू लव, है ना, आउट ऑफ नोवेयर नहीं। एक फीलिंग ऑफ इनएडिकेंसी होती है, डिसफंक्शनल लाइफ, ये जो ह्यूमनिस्टिक मॉडल कह रहे हैं ना वही चीज़ होती है। उनको पर्पस समझ नहीं आता, यार मैंने इतना पैसा कमाया लेकिन मैंने सोसाइटी को क्या दिया, मैंने अपने जीवन में किया क्या, कुछ भी तो नहीं किया, बस पैसे कमा के घर बैठ गया। दैट इज व्हाट ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल कहता है कि भैया इस वजह से लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं कॉग्निटिव मॉडल। ये बड़ा अच्छा है, ये होता है हमारे देश के अंदर बहुत सारे बच्चों के साथ। says that abnormal functions due to holding inaccurate and irrational assumption about oneself। मैं तो बहुत काला हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, दो people do not love me, people do not like me, people hate me, I am not worth anything। ये गलत कॉग्निशन है आपके दिमाग में। डिसऑर्डर क्यों हो जाता है? थिंकिंग इन इलॉजिकल वेज, ओवर जनरलाइजेशन। भैया आपके एक ये बच्चों का बहुत होता है, मेरा एक जगह पे कम नंबर आ गए, अरे मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं पास ही नहीं हो सकता, मुझसे CUET नहीं होगा, मैं अगले साल CUET दे दूंगा। अबे क्यों भाई, मेहनत करो। कोशिश करने वालों की जेन्युइनली कभी हार नहीं होती। इर्रेशनल थॉट्स बना रखे हैं,
लगता है मैं बहुत ज़्यादा, ये कॉग्निटिव मॉडल कहाँ पे आता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में आता है। मैं तो बहुत मोटा हूँ, जबकि इतने पतले से हैं फिर भी लग रहा है कि मैं बहुत मोटा हूँ। दैट इज थिंकिंग इन इलॉजिकल वेज, डिवाइसिंग नेगेटिव लार्ज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स। काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, मेरी मीटिंग खराब जाएगी, मेरी कंपनी बिक जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा, मैं घर आ जाऊंगा। ऑल दिस स्टफ हैपेंस हियर। ठीक है, सो ये क्या था भैया, कॉग्निटिव मॉडल हमारा ये कहता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कॉग्निटिव मॉडल के बाद अगले मॉडल पे चलते हैं। मॉडल है हमारा ये वाला। अब दो ही मॉडल मेन बचे हैं हमारे। सोशियो कल्चरल मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है जो सोसाइटी है ना भैया, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लोगों को साइकोलॉजिकल दिक्कत लाने में। कैसे? एक फैमिली है, बच्चे के जीवन में ओवर इन्वॉल्व है। कई ऐसे माता पिता होते हैं ना जो बच्चा बड़ा होने के बाद भी उसके डिसीजन लेते हैं, कोई नहीं मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, नहीं 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 तू इसी कॉलेज में जाएगा, नहीं 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 तू घर से बाहर नहीं जाएगा, नहीं 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 तू अपने दोस्तों के साथ नहीं जाएगा। हर काम उस बच्चे के लिए कर देते हैं, बच्चा खुद से कुछ करता ही नहीं है। अब उन्हें लगता है मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे रहा हूँ, उसको मैं सब कुछ एक सिल्वर स्पून पे दे रहा हूँ, लेकिन सिल्वर स्पून से भी दिक्कतें होती हैं। एंड व्हाट डज हैपन कि भैया फैमिली इफ इट इज ओवर इन्वॉल्व्ड इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड गेट्स डिफिकल्टी इन बिकमिंग इंडिपेंडेंट। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बच्चा परेशान हो जाता है ना। तो एक दिक्कत ये हो गई, इस वजह से बच्चे को डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा बंदा जो अकेला है, लोगों ने उसे आइसोलेट कर रखा है सोसाइटी ने, किसके बहुत कम दोस्त हैं, आइसोलेटेड है, कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, कोई इसको प्यार करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों की भी डिप्रेस्ड फीलिंग बढ़ जाती है। अच्छा, अगली बात, सपोज कोई बंदा है जो गे है या लेस्बियन है, कोई ऐसा सा एग्जाम्पल मान लेते हैं सपोज हम, है ना। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि भैया ये सोसाइटल लॉज को ब्रेक कर देता है। सोसाइटी कहती है हमारी कि आपको तो ऐसा कुछ करना नहीं है जीवन में, लेकिन उन्हें स्टिल वो सोसाइटल लॉज तो ब्रेक कर दिया। जब उन्होंने ब्रेक कर दिया तो उन्हें डिवाइडेंट कह दिया कि ये तो हमारे से अलग है, ये तो अजीब है, और उसको अलग अलग पागल वाले टर्म्स दे दिए, टैग दे दिया, पागल, नशेड़ी, अजीब। अब क्या होता है, दिस एक्चुअली हैपेंस अ लॉट। These tags encourage a people to act crazy। उन्हें लगता है जब मैं ऐसा हुई नहीं है, मेरे को तब भी ऐसा बुला रहे हैं, तो चलो मैं ऐसा हो जाता हूँ। क्यों मैं ऐसा हूँ इनकी बात, अगर मैं ऐसा हुई नहीं तो ये मेरे को मानते क्यों है, मैं ऐसा ही बन जाता हूँ। ये कैसा किसके साथ हुआ था, ईशान के साथ हुआ था कि क्यों कहूँ कि मेरे को पढ़ा नहीं जाता, नहीं पढ़ूंगा, ये बोल देता हूँ। समझ रहे हो, क्योंकि उसकी माँ बोलती थी कि तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ना चाहता नहीं है। एक्चुअल में बच्चा पढ़ रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है यार, ये पॉइंट है। समझ रहे हो, बेचारा बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे सोसाइटी ने क्या बोला, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहता, तो अगेन उसको टैग दे दिया कि ये पढ़ना नहीं चाहता है, गंदा बच्चा है। तो उसने कहा ठीक है, अब मैं गंदा बच्चा ही बन जाता हूँ। समझे, अच्छा एग्जाम्पल मिला, समझ आई बात। आगे चले, आखिरी एक मॉडल है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल, जीवन में हर जगह काम आएगा, डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल। कौन सा मॉडल है जी, डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल। डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है भैया कि एक इंसान जो है, ये बेसिकली जेनेटिक्स की बात करता है। एक इंसान को जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ना, उसके पीछे उसके जेनेटिक्स हैं। ये जो जेनेटिक्स है ना, ये डायस्थेसिस होती है। क्या होती है ये, डायस्थेसिस होती है। ये एक बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन टू अ डिसऑर्डर, यानी प्री डिस्पोजिशन मतलब उसके अंदर एक बायोलॉजिकल एबिलिटी है उस डिसऑर्डर को कैच करने की। ये एकदम वैसी बात है जैसे किसी बंदे की इम्यूनिटी बहुत कम है तो उसको कोरोना पकड़ने की उसकी एबिलिटी ज़्यादा है। समझ रहे हो, तो सिमिलरली बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन हो सकता है इस बंदे के अंदर ऐसे जीन्स हो जो इसको एंग्जाइटी अटैक ला सकते हैं। अभी तक नहीं आया, आ सकता है। तो इसके अंदर एक ऐसा जीन है जो कह रहा है कि इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अब होगा कब, जब इसके जीवन में एक स्ट्रेसर आएगा, एक स्ट्रेस आएगा। अभी तक उसका जो डायथिसिस है, अभी तक उसका जीन जो है वो ठंडा पड़ा बैठा है, लेकिन वो एक्टिव कब हो जाता है, जब उसके दुनिया के अंदर एक दिक्कत आ जाती है। तो क्या हुआ, तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ अ डायथिसिस विच मे बी इनहेरिटेड, एक ऐसा जीन है जो इनहेरिट हुआ आपके माता पिता से आपको, है ना। उसके बाद क्या हुआ, डायथिसिस हैविंग वल्नरेबिलिटी टू डेवलप डिसऑर्डर, प्री डिस्पोजिशन। लो जी, वो जो डायथिसिस है वो एक्टिव है भैया, ऐसा नहीं है वो कोई जीन मरा पड़ा है किसी कोने में, नहीं, वो जीन फुल ऑन खुला हुआ है और उस जीन की वजह से बंदे के वो दिक्कतें हो सकती हैं। तो डायथिसिस हैविंग वल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ डिसऑर्डर। तीसरी बात, पैथोजेनिक स्ट्रेसर, एक ऐसा एनवायरनमेंट के अंदर चीज आ गई जिसने वो स्ट्रेसर बन गया और उस डायथिसिस, वो जो जीन था, एक तरीके से जीन को एक बटन मान लो, वो बटन अभी तक बंद हो रखा था,
वो बटन को अब उसने ऑन कर दिया जी, वो उसने बटन को ऑन कर दिया और अब उस बंदे को साइकोपैथोलॉजी यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि वो जो बटन जो ऑफ था उसे ऑन करने के लिए जो एक स्ट्रेसर चाहिए था, वो स्ट्रेसर अब एनवायरनमेंट में आ चुका है, वो स्ट्रेसर अब एनवायरनमेंट में आ चुका है। क्या आपको ये बात समझ आई? आई क्या? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? मैं तेरे बाद में आया क्या? बताओ, समझ आई बात मेरी? बहुत कुछ है आगे तो, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, ओसीडी, पीटीएसडी, सोमैटिक सिम्टम्स है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव है, उसके बाद बाइपोलर है, सुसाइड है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, कंडक्ट डिसऑर्डर, बहुत सारा मटेरियल है। ये चैप्टर 4 इज़ अ वेरी बिग चैप्टर। इसमें कम से कम मेरे को लगता है 3 क्लासेस लग जाएंगी, क्योंकि 1.5-2 घंटे से ज़्यादा बड़ी क्लास लेने का कोई फ़ायदा तो है नहीं बच्चों की, आई डोंट फील। अब ये बताओ, आगे पढ़ना चाहते हो अभी, या हम नेक्स्ट क्लास में कभी, यानी कल या परसों में, मतलब कल या फिर आज ही कभी बाद में इसको कंटिन्यू करें?